हाउस द जोश, हाउस द जोश। तो जोश कैसा है? जोश तो हाई रहना चाहिए, उसके अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और स्टार्टिंग की वीडियो देखकर जिसको ये समझ में आ ही गया होगा कि जो प्रॉब्लम होती है उनके सॉल्यूशन भी आप लोगों को ही खोजने हैं। ये आप लोगों की ज़िंदगी है, आप लोगों की समस्याएं हैं, आप लोगों की जो है एक तरीके से गोल है। आप लोग जो अचीव करोगे उससे आप लोगों की लाइफ सुधरेगी, आपके परिवार की लाइफ सुधरेगी। तो हिम्मत और मेहनत भी आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो देखिए वहाँ पर क्या दिखाया गया है, बहुत सारी ऐसी जो महिलाएं आप लोगों ने देखी होगी जो जैसे तैसे करके अपना काम करती हैं और इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को संवारती है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को एक प्रेरणा देती है कि समस्या के सामने घुटने नहीं टेकने हैं, उसका सोल्यूशन निकालना है कि नहीं। बाकी बताइए कैसा रहा आपका कल का दिन और कैसा आज का दिन आप लोग यूटिलाइज करना चाहते हैं। क्या ये प्लानिंग करनी है? डिसिप्लिन टेस्ट में आप लोगों के कितने नंबर हैं ये आप लोग जरूर बताइएगा। दिन किस तरीके से आप लोग यूटिलाइज करने वाले हैं आज का दिन। और इसी के साथ में सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि अगर आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। क्या उन प्रॉब्लम को आप लोग रिव्यू करके आगे बढ़ रहे हो? तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए यार एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर मुझे लगी। यहाँ पर कहते हैं, बोला गया कि कहते हैं कि जीवन का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। अगर कुछ अच्छा कर, अगर मतलब ज़िंदगी में आप लोग कुछ अच्छा कर लोगे तो अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाया करते। बड़ी ही प्यारी एक दिल को टच करने वाली बात यहाँ पर बोली। यानी कि एक तरीके से अगर आप लोगों को ईश्वर के घर भी जाना है लास्ट में, तो इंसान ये पूछेगा कि भाई साहब क्या करके आए हो धरती पर, क्या गुल खिला के आए हो। तो आप लोग कम से कम यही है कि यार ये तो ईश्वर की बात यहाँ पर कर दी। आपके आगे चल के परिवार होगा आप लोग के, मान लीजिए कोई छोटे छोटे बच्चे होंगे, आगे चल के पूछेंगे कि आप लोग बोलोगे ये कर लो, उसे आपको बोलेंगे तुमने क्या उखाड़ा है ज़िंदगी में, हमको बोलते हो। ठीक है, आगे तो बच्चे भी और एडवांस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हो कि ज़िंदगी में यार अगर आप लोग ढंग से अपने सिस्टम को फॉलो करके चलोगे तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कम से कम इतना तो कुछ कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चों को इंस्पायर करने के लिए किसी और का उदाहरण न देना पड़े। तो ये आपस में बहुत, ये अपने ही आप में बहुत बड़ी बात है। तो अपनी ज़िंदगी को एक प्रोडक्टिव लाइफ बनाते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ो यार। और इसको जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाओगे उतनी ही ज़्यादा शानदार तरीके से रिजल्ट मिलेगा। आलस नहीं बरतना है, ठीक है। जो कहते हैं ना कि सर मॉर्निंग में बहुत आलस आ रहा है, अब सो खुद देखो यार, मॉर्निंग में आलस आ रहा है तो मतलब एक तरीके से इसका मतलब आप लोग अपने गोल के लिए सीरियस ही नहीं हो। आप लोगों को सर्दी लग रही है, मॉर्निंग में आलस आ रहा है, आप लोग उठ नहीं पा रहे हो। तो रियलिटी में आप लोग अपने गोल के लिए सीरियस हो तो सोचने वाली बात है कि आप लोगों का गोल इतना भी तकड़ा नहीं है कि आप लोगों को सर्दी में उठा सके, आप लोग अपनी रजाई से बाहर निकल सको। तो इसका मतलब गोल बहुत हल्का चूज कर रखा है आप लोगों ने, या फिर उसको लेकर सीरियस ही नहीं हो। दोनों में से कोई ना कोई तो एक बात है यार। अभी आप लोग सोचो कौन सी बात है, आप लोग डिसाइड करो और बताना कौन सी बात है। डिस्कशन तो बड़ा शानदार रहेगा, चक्षु खोलेगा आप लोगों के, इतना कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। और जो एंड तक बना रहेगा वही विजेता है, वही सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करेगा और क्वेश्चन के आंसर देगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं चीज़ों को स्टार्ट करते हैं पर लेकिन कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आप लोगों को भीड़ में, वो नहीं कहते भीड़ में खड़े हुए मिलेंगे, पर लेकिन टारगेट पर कुछ और ही मिलेंगे। ठीक है, तो अगर टारगेट तक पहुँचना है तो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए शानदार तरीके से चीज़ों को देखिए। ठीक है, तो वो सारी बातें हैं। आई होप कि आप लोग बातें समझ पा रहे होंगे, माइंड में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। भारत रत्न अवार्डी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनके बारे में आप लोगों को बताना है। तो देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इनके बारे में बता पाता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर इनके बारे में। इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर बात की जा रही है 2022 बेसिकली 22 दिसंबर, और ये श्रीनिवास रामानुजन जी से रिलेटेड मैथमेटिक्स डे के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। ठीक है, तो इनके नाम पर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इनका जन्म 22 दिसंबर को 1887 में हुआ था। कहाँ पर? ये तमिलनाडु के अंदर में। इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इनके द्वारा जो जो कार्यक्रम किए गए हैं, 4000 से ज़्यादा आज की डेट में भी ऐसी थ्योरम है जो कि ये बनाकर चले गए और दुनिया उनको खोज रही है। तो इनके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों से करूंगा, जिनके बारे में आप लोग जानेंगे तो समझेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ये बातें कम से कम आप लोगों को पता होनी चाहिए। और उन बेसिकली अगर मूवी देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जब ये थ्योरम को ही लिखा करते थे तो इनका ये मानना था कि इनके माइंड में तुरंत जो है फॉर्मूले आते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा अक्सर थ्योरम जो होती है उसमें ही रहता है कि आप लोगों ने प्रूफ देखा होगा ना कि लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, जानते हो ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के जब इक्वल हो जाती है तो ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये ट्रू है। पर लेकिन इनके द्वारा कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं फॉलो किया जाता था जिसमें यहाँ पर ये उस थ्योरम की एक्सप्लेनेशन दे। ये बस ओरिजिनल थ्योरम लिख देते थे यहाँ पर, बड़ा ही एक तरीके से एक उसका फॉर्मूला लिख देते थे। जब इनसे पूछा गया कि आप ये थ्योरम तो लिख देते हो पर इनका एक्सप्लेनेशन कहाँ है, तो ये कहते हैं कि मेरे दिमाग में जस्ट ये थ्योरम आती है और यहाँ पर उसका ये फॉर्मूला आता है, एक्सप्लेनेशन में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है।
और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी स्टडी कर रहे हैं लोग और आज तक भी उनका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए। जैसा मैंने बोला था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड में, 1916 में इनके बीए की डिग्री यहाँ पर दी गई और आगे चलकर इनको रॉयल सोसाइटी लंदन, जो इनमें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनको फेलोशिप मिला 1918 में। ये कि लगभग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना ये यहाँ पर 2 साल बाद में ये गिने चुने साइंटिस्ट हैं यहाँ पर जो कि रॉयल सोसाइटी लंदन के अंदर जिनको ये फेलोशिप दी जाती है, उसमें इनका भी नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, इनके द्वारा जो इक्वेशन के साथ में जो प्यार था उसमें इनके द्वारा बोला गया, एन इक्वेशन मीन्स नथिंग टू मी अनलेस इट्स एक्सप्रेस ए थॉट ऑफ गॉड। यानी कि ये माना जाता था, इनके एक पर्टिकुलर डायलॉग भी है उस मूवी के अंदर, जब मैं मूवी देख रहा था वो डायलॉग मेरे माइंड में स्टक हो गया। कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि यहाँ पर चिढ़ने लगे थे उस पर्टिकुलर कैंपस में इनसे, और वो कहते थे कि यहाँ पर ये कैसे सोचता है, कैसे रहता है, कैसे काम करते हैं, फूल से बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर जब ये फूल से बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि मेरे घर पे सब कैसे हैं, उससे अपनी फूल से अपनी जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, वो शेयर कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पर वहाँ पर जो प्रोफेसर के पास में जाते हैं बच्चे कि आपके स्टूडेंट जो है ये ऐसा क्यों है, तो वो कहते हैं कि कुछ लोग जो कि जीनियस होते हैं वो अक्सर ऐसे ही होते हैं। तो बच्चे पूछते हैं, सर आप तो भगवान में मानते नहीं हो, आप तो नास्तिक हो, तो फिर आप, जब बोलता है श्रीनिवास रामानुजम कि वो सारे जो एक्सप्रेशन उसको मिलते हैं वो गॉड से मिलते हैं यहाँ पर, उसमें उसकी कोई भी बेसिकली ऐसा नहीं है कि उसमें उसकी कोई ऐसी चीज़ें हैं। तो ये वो प्रोफेसर बोलते हैं कि देखो विश्वास कोई किस चीज़ में करता है, ये उस इंसान की बेसिकली थॉट प्रोसीजर है। हम लोग को उसके विश्वास के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। जो महान इक्वेशंस वो हम लोग को दे रहा है, वो महान इक्वेशंस पर हमारा फोकस होना चाहिए। मतलब क्या इसका मतलब इसका यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने मम्मी पापा को ही अपने भगवान मानते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान को भी भगवान नहीं मानते हैं। तो हर एक इंसान का अपना एक थॉट प्रोसीजर होता है। बहुत सारे इंसान आप लोगों को ऐसे मिल जाएंगे जिसको कितना भी अच्छी कोई चीज़ मिल जाए वो उसमें कमियां निकाल देते हैं, और बहुत सारे ऐसे इंसान आप लोगों को मिल जाएंगे कि कितनी भी बुरी चीज़ उनको ना मिल जाए, उनको क्यों ना मिल जाए, वो उसमें भी अच्छाइयाँ निकाल लेते हैं। तो ये सारा इंसान का थॉट प्रोसीजर होता है। इवन इसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा भी बोला गया है कि वो अंग्रेजों से नहीं चिढ़ते हैं, अंग्रेजों से नहीं चिढ़ते हैं, वो अंग्रेज भी एक इंसानी है, वो उनके थॉट से चिढ़ते हैं। जिस दिन अंग्रेजों का थॉट चेंज हो जाएगा उसी दिन जो है अंग्रेज भी सही हो जाएंगे। ऐसा वो क्यों बोलते थे? क्योंकि स्टार्टिंग में वो अंग्रेजों को अच्छा मानते थे, तो उनका भी थॉट चेंज हुआ अंग्रेजों के बारे में कि अंग्रेज जो है आज के डेट में उनका जो गलत काम चल रहा है, तो अंग्रेजों के लिए उनका थॉट चेंज हो गया। बहुत ही बड़ा इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ा था जब जलियांवाला बाग हुआ, कई सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले, तो उनका थॉट चेंज हो गया। तो जब महात्मा गांधी जी का थॉट चेंज हो सकता है कि अंग्रेज जो हैं वो अच्छे थे, फिर उनको बुरे लगने लगे उनका काम देख के, तो उनका ये मानना था कि कोई भी इंसान अच्छा और बुरा नहीं होता है, उसका थॉट यानी कि उसका जो विचार, यानी कि उसका सोचने का तरीका अच्छा और बुरा होता है। आप लोग इस तरीके से उसको देख सकते हैं कि हर एक इंसान जो होता है वो अपने विचारों का बना हुआ पुतला होता है। जैसे उसके विचार है वैसे ही वो इंसान बन जाता है। अगर उसके विचार चेंज कर दिए जाएं तो उस इंसान को कंप्लीटली चेंज किया जा सकता है, क्योंकि जीना एक तरीके से जब पैदा होता है इंसान और जो मरता है वो सबका प्रोसीजर आप लोगों को एक जैसा देखने को मिलेगा, पर उसके बीच में जो जिंदगी इंसान जीता है वो कंप्लीटली आप लोगों को डिफरेंट नजर आएगी। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये सारी बातें बेसिकली की जाती है। मतलब पर्सनली यार मैं मूवी नहीं सुना रहा हूँ आप लोगों को, मतलब मूवी तो मुझे अच्छी लगी थी। खैर आप लोग भी देख सकते हैं कि कितनी किल्लत में रहकर इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से आगे लेकर चले, और आप लोगों को यहाँ पर ये सीखने को मिलेगा कि ज़िंदगी में संघर्ष इंसान को करते रहना चाहिए जब तक कि यहाँ पर वो जिंदा है। कभी भी संघर्ष से हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, तो हमेशा लगे रहो अपनी चीज़ों को लेकर, जो भी आप लोगों को लगता है आप लोग ज़िंदगी में अचीव कर सकते हैं उसके पीछे आप लोगों को हमेशा लगे रहना चाहिए। ठीक है, तो फिर आज की डेट में आप लोग देखो, इनकी ज़िंदगी देखो आप लोग, 1920 में हमारे बीच में से चले गए जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, और मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर 100 साल बाद। समझ रहे हैं आप लोग, 100 साल बाद यानी कि 2022 में बैठकर मैं आप लोगों को यहाँ पर श्रीनिवास रामानुजम जी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो ये होते हैं कुछ ऐसे काम जो कि आउट ऑफ द बॉक्स किए जाते हैं, तो इसको कहते हैं रियलिटी में ज़िंदगी। ठीक है, इनके द्वारा काफ़ी फॉर्मूले इक्वेशंस दिए गए। इन्फिनिटी की एक पर्टिकुलर जो ये एक पाई की वैल्यू ये सोल्व कर रहे थे बैठे बैठे, तो उसमें खो गए थे। 30 घंटे तक इनको पता नहीं चला कि कहाँ चले गए, जब ये पाई की वैल्यू के ऊपर अपना जो है बेसिकली एक तरीके से काम कर रहे थे। तो ये होती है जिंदगी जीने का तरीका। इनके पाई की वैल्यू पर बैठे बैठे इनको 30 घंटे निकल गए और इनको पता भी नहीं चला। गेम थ्योरी बेसिकली इनके द्वारा डिस्कवर की गई। रामानुजम बुक भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, रामानुजम नंबर जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक तरीके से एक नंबर है, आप लोग याद भी रख सकते हैं, जिसको 1729, इसको यहाँ पर नोन एज रामानुजम नंबर। ठीक है,
तो ये बोला जाता है कि इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन एक्सप्रेस ए सम ऑफ टू डिफरेंट क्यूब्स इन ए टू डिफरेंट वे। तो ये माना जाता है कि रामानुजम नंबर अगर आप लोगों से पूछ ले तो 1729 आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। कई बार कई इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। इवन यूपीएससी भी यहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछ चुके हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि टॉपिक में दम नहीं है, तो जब इंसान के अंदर इतना दम है तो टॉपिक में दम क्यों नहीं होगा। यूपीएससी ने 2016 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि रिसेंट मूवी टाइटल द मैन हु न्यू द इन्फिनिटी, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो इन्फिनिटी जानता था, उसकी बायोग्राफी जो यहाँ पर बोला गया है, जो बायोग्राफी किसके ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर जो सारी बातें मैंने बताई है आप लोगों के सामने आंसर है, आंसर यहाँ पर ए। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझिएगा, ये द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये 2015 में एक ब्रिटिश जो बायोग्राफिकल ड्रामा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा इंडियन मैथमेटिक्स के ऊपर, ठीक है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो इंडिया में है उसके ऊपर अंग्रेजों ने भी पिक्चर बनाई, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप लोगों के सामने है। तो इससे यहाँ पर आप लोग इनकी महानता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इंसान अपने कर्मों से महान होता है, कभी भी अपने कुकर्मों से महान नहीं होता है। तो अगर आप लोग किसी के बारे में कुछ भी नेगेटिव सोचोगे तो आप लोग कभी भी महान नहीं बन सकते। और कभी भी किसी को फॉलो करने की कोशिश मत करो, हमेशा अपनी ओरिजिनलिटी में रहो, अपनी जिंदगी को अपना ओरिजिनल तरीके से जियो कि आप लोगों के अंदर क्या है, जो फीलिंग आप लोग की है, जो पॉजिटिव थॉट्स आप लोग हैं, उसके ऊपर हमेशा विश्वास रखो। तो फिर आप लोग एक शानदार तरीके से अपनी जिंदगी को जी पाओगे। तो सैल्यूट है यार ऐसे इंसान को। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा था जब मैंने पहली बार इनके बारे में जाना था, ठीक है। और बाकी मूवी जरूर देखना और देखने के बाद में बताना कि मूवी कैसी लगी और क्या आप लोगों ने सीखा। ओके, मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, सर्च कर लेना, इस सेम टाइटल से आप लोगों को मिल जाएगी। ओके, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि अक्सर इंसान जो है वो लूप होल ढूंढ लेता है कि कहाँ से इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है ताकि यहाँ पर उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। यानी कि टैक्स की चोरी के बारे में आप लोगों ने बड़ी आसानी से सुना होगा कि इंसान जो है टैक्स चोरी करने में माहिर हो गया है। जैसे कि आप लोग आज की डेट में देखोगे दुनिया में अलग अलग देश हैं, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर टैक्स जो है वो काफ़ी कम रहता है। जैसे कि यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कैरेबियन कंट्री हो गया। ऐसे यहाँ पर आप लोग अगर जाओगे बेसिकली यूरोप के अंदर में तो स्विट्जरलैंड या और कई सारे इंडियन ओशन के अंदर भी आइलैंड देश हैं जहाँ पर टैक्स जो है वो काफ़ी कम या फिर ना के बराबर रहता है। तो आप लोग सोचो, आप लोगों ने एक कोई कंपनी बनाई जिसका नाम है XYZ। वो जो कंपनी है वो आप लोगों ने रजिस्टर करी, बेसिकली कहाँ पर वो रजिस्टर करी आप लोगों ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर, और उसकी एक ब्रांच जो है आप लोगों ने इंडिया के अंदर में उससे काम करना स्टार्ट कर दिया। अब जो भी प्रॉफिट हो रहा है आप लोग ये दिखा रहे हो कि वो सारा प्रॉफिट जो हो रहा है वो आप लोगों का यहाँ से हो रहा है, यानी कि जहाँ पर आप लोगों ने बेस बना रखा है वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, बाकी जगह से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितना प्रॉफिट होगा उतना ही आप लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा। आज की डेट में जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे गूगल हो गया, एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग इनको ढंग से देखोगे ये टैक्स चोरी के मामले में आप लोग काफ़ी अव्वल नंबर पर देखने को मिलेगी। टैक्स चोरी ऐसा नहीं कि ये एक तरीके से टैक्स चोरी कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये लूप होल ढूंढ लेते हैं। लूप होल मतलब ऐसे ऐसे आइलैंड है वहाँ पर अपनी कंपनी का बेस दिखा देंगे और वहाँ पर दबा के कमाई होगी, और वहाँ पर क्योंकि टैक्स लगता नहीं है या काफ़ी कम टैक्स लगता है तो वहाँ पर थोड़ा मोड़ा वो नहीं कहते कि मामूली सा टैक्स देकर ये अपनी जान बचा लेते हैं। और इसकी वजह से जो नुकसान झेलना पड़ता है वो झेलना पड़ता है बड़ी बड़ी इकोनॉमी, जैसे USA हो गया या यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्री होगी, तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इसकी वजह से झेलनी पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि उनको टैक्स ही नहीं मिल रहे यहाँ पर। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो अपना टैक्स जो है वो चोरी करके बैठ जाती थी। और अभी रिसेंटली एक फंडा और देखने को मिला, जो ऐसे देश हैं जो कि जैसे इंडिया हो गया या फिर कोई ऐसे देश जो कि डेवलपिंग कंट्री है, उन्होंने भी कॉरपोरेट टैक्स जो है वो काफ़ी कम कर दिया। यानी कि कॉरपोरेट टैक्स जितना कम रहेगा वो कंपनी आकर उस देश में स्टैब्लिश करना स्टार्ट होगी। चाइना के अंदर भी आप लोग ऐसे ही देखने को मिले। तो इसकी वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनी है उन्होंने सबने अपने बेस ऐसी जगह बना लिए जहाँ पर टैक्स जो है वो कम देना पड़े। आप लोग ये सोचो, अगर आप लोग 100 रुपये कमा रहे हो, 100 रुपये पर अगर आप लोगों को 10 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है, तो आप लोग सोचो अगर आप लोग 1000 रुपये कमाओगे तो यहाँ पर इसी तरीके से टैक्स बढ़ेगा। अगर आप लोग 1 लाख रुपये कमाओगे तो टैक्स बढ़ेगा इसी तरीके से। तो 100 रुपये पे 10 रुपये एक बार को लगता है हाँ ठीक है कोई नहीं, पर लेकिन सोचो अगर कोई यहाँ पर 100 करोड़ कमा रहा है और उस पर वो इस तरीके से टैक्स देगा तो कितना ह्यूज टैक्स पड़ेगा। खुद सोचो आप लोग अपने देश के अंदर में अगर आप लोग 30% की कैटेगरी में अगर आ रहे हो, ठीक है, कि 30% टैक्स आप लोगों को पे करना है, 1 करोड़ रुपए आप लोगों ने कमाए और 30 लाख रुपए आप लोगों को टैक्स देना पड़ जाए तो कैसा लगेगा।
इंसान सोचेगा यार 30 लाख रुपए कितना बड़ा नंबर हो गया है। तो ये कंपनी भी ऐसे ही करती है, जब इनको लगता है कि यार ऐसी जगह जाकर बेस बनाए जहां पर टैक्स जो है 30 लाख की जगह क्यों ना 1 लाख देकर ही काम चल जाए तो कैसा रहेगा, हो गई तेरी बल्ले बल्ले। तो वो काम ये करते हैं। तो इसकी वजह से जो सारी कंट्री हैं उन्होंने अपना गुट बनाया और उन्होंने बोला यार इन कंपनी का तो कुछ इलाज करना पड़ेगा, ये तो टैक्स के नाम पर यहाँ पर बचकर निकल जाते हैं सारे। तो इन्होंने बात की एक मिनिमम टैक्स लेकर आएंगे जिसको बोला गया एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, जैसे इनकम टैक्स हम लोग इनकम पर देते हैं, ऐसे ही कंपनी की जो इनकम होती है उस पर वो कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कंपनी का इनकम टैक्स होता है। जैसे हमारा इनकम टैक्स होता है, जो पैसे कमाते हैं वो अपना इनकम टैक्स पे करते हैं, ऐसे कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उस पर इनकम टैक्स दिया जाता है। तो बोला जा रहा है कि मिनिमम 15% तो हर एक कंपनी को देना पड़ेगा, वो बचकर नहीं जा सकती। यानी कि अगर कोई सोच रहा है कि बिल्कुल ही टैक्स खत्म हो जाए तो वो नहीं किया जा सकता, 15% तो पे करना ही करना पड़ेगा। तो एक मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट लेकर आई यहां पर जो बड़े बड़े बिजनेस हैं उनको इसके कंट्रोल में लाने के लिए कि और कुछ हो चाहे ना हो 15% टैक्स देना ही देना पड़ेगा। इस मुद्दे को सपोर्ट करने के लिए 136 देश जो हैं वो सामने आए और उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी ऐसे ऐसे बिजनेस कर रही हैं आज के डेट में कि कई कंट्री की जीडीपी नहीं है इतनी जितना ही बिजनेस कर रही है। एप्पल के बारे में पता है, कई सारी कंट्री की जीडीपी नहीं है जितना एप्पल कंपनी एक साल में कमा रही है। इतना ह्यूज एक तरीके से रेवेन्यूज का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 136 कंट्री ने यहां पर बात की कि अगर कल को 15% टैक्स हम लोग यहां पर लगा देते हैं तो ओनली ये 15% टैक्स जो है 150 बिलियन पर ईयर का यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये ग्लोबल टैक्स रिवेन्यू में बूस्ट देगा। इतना सारा यहां पर टैक्स जो है वो इकट्ठा होता हुआ नजर आएगा। तो इसको लेकर यहां पर मिलकर काम किया गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के साथ में लास्ट ईयर कि मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट यहां पर लेकर आएंगे ताकि इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। और जो टैक्स हेवन देश में जाते हैं, टैक्स हेवन मतलब ऐसी जगह जाकर अपना बेस बनाते हैं कि वहां टैक्स ही ना पे करना पड़े, अब वो इस पर्टिकुलर जो सिस्टम से बच नहीं पाएंगे, उनको टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा। तो इसके चलते यहां पर ये चीजें निकल कर आई। तो यहां पर हालांकि कई सारे लोग यहां पर ये भी बोल रहे थे कि आज की डेट में जो कंपनी कहीं और जाकर अपना बेस बनाती है और वहां पर एक तरीके से मामूली सा टैक्स पे करती है, या फिर इसकी वजह से जो कंपनी है वो क्या कर रही है, वो अमीर देशों को छोड़ छोड़ के गरीब देशों में या फिर ऐसे देशों में अपने जो है बेस बना रही है जहां पर उनको टैक्स कम पे करना पड़े। तो इसके चलते यहां पर कई सारे देश ऐसे हैं जो कि यहां पर इनके इस मुद्दे पर सहमत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहां पर यूएन के अंदर में आज की डेट में अगर आप लोगों से पूछूं कितने मेंबर हैं, बताइए यूएन के अंदर कितने मेंबर हैं। ये बता देता हूं कि 190 से ज्यादा ही देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को एग्जैक्ट नंबर बताना है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से। तो वो सारों मेंबर में से आप लोगों को देखने को मिलेगा 136 कंट्री जो है वो इस प्लान पर एग्री हुई हैं, यानी कि बाकी की बची हुई कंट्री इस प्लान पर एग्री है ही नहीं, क्योंकि उनको तो फायदा हो रहा है। अब कोई कंपनी मान लीजिए स्विट्जरलैंड में आकर अपना बेस बना रही है और वहां पर उसको टैक्स पे करना नहीं पड़ रहा है, तो एक तरीके से काफी कम टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी उसी से चल रही है, वहां पर जितना भी वो टैक्स ले रहे हैं कम ले रहे हैं, पर लेकिन उसी से उनकी जिंदगी अच्छी चल रही है। तो वो क्यों यहां पर टैक्स लगाएंगे, क्यों किसी कंपनी को अपने देश में से भगाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं। और इसी के फंडे के चलते चलते पहले अगर आप लोग बात करेंगे 1980s में जो कंपनी हुआ करती थी, कोई कंपनी चलाना आसान काम नहीं था। उस टाइम पर लगभग 40% टैक्स लगा करते थे। ये अभी अगर आप लोग बात करेंगे 2020 में, जब मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से कोई ऐसा आर्टिकल डिस्कस किया था, ये 40% घटकर फिलहाल के टाइम पर लगभग 25% की कैटेगरी में आ गया है। अभी आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा। हमारे देश का भी लगभग इतना ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर 25% से नीचे भी कई सारे देश यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। तो बोला गया कि कुछ भी हो जाए 15% से नीचे नहीं जाना है, इतना तो टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे कोई कंपनी कहीं भी स्टैब्लिश क्यों ना हो। क्योंकि ऐसा क्यों किया जा रहा है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो वहाँ के टैक्स से चलती है। जो जनता टैक्स पे करती है उसी से गवर्नमेंट चलती है और उसी से सारा सिस्टम जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए टैक्स की जरूरत है, और अगर टैक्स नहीं मिलेगा तो जनता के वेलफेयर के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, एक तरीके से पेंशन के लिए जो स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है वो कैसे चलेगा। डेवलपमेंट के काम, कहीं रोड बनानी है, कहीं पुल बनाना है, कहीं एक तरीके से आप लोग बिजली के खंभे लगा रहे हो, या कहीं हॉस्पिटल बना रहे हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, तो वो सारा काम कहाँ से चलेगा अगर सरकार के पास में पैसा नहीं आएगा। तो ये एक वो भी आप लोग देखते हैं कि पॉजिटिव चीज़ भी है यहाँ पर
पर लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि ये किस तरीके से एक पैरेलल में पूरे दुनिया में कैसे ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए ताकि सब जो है इसको सपोर्ट करें। अगर सोचो इंडिया और चाइना ने सपोर्ट करने से अगर मना कर दें तो कैसा रहेगा। तो एक तरीके से बड़ी बड़ी दो इकोनॉमी ने साफ साफ मना कर दिया। तो ये कई सारे सोचने वाले मुद्दे भी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी इसको रोल आउट करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा इसके ऊपर प्रॉफिट आता है, कैसा रिएक्शन निकल के आता है। बाकी जो भी होगा तो उसको डिस्कस करेंगे, टेंशन काहे को लेने का, ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी। कल को कोई क्वेश्चन पूछ बैठे तो ये मत बोलना यार हमें तो पता ही नहीं है ये क्या है, क्योंकि सारी बातें आप लोगों को बता दी गई है, कन्फ्यूजियाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उन्हें कहते हैं कि डरना मना है तो कन्फ्यूजियाना मना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। समझ में आया नहीं, कोई डाउट है तो बताना जरूर। गाना सुना आप लोगों ने, तुम मेरा भाई है, ठीक है। तो ये जो भाई वाला कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के द्वारा लॉन्च किया गया है ए बाई इंडिया, जिसमें यहाँ पर प्रमोट करेंगे अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर। तो क्या है इसका मतलब आप लोगों को समझाऊंगा। इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा ये आर्टिकल जो है वो कवर किया गया है। अगर आप लोग दुनिया का मैप देखेंगे तो वहाँ पर कई जगह काले धब्बे आप लोगों को नजर आएंगे। अफ्रीका में बहुत सारे ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर बहुत सारी झड़प देखने को मिलती है। तो फिर क्या करते हैं जो यूएन है यानी कि यूनाइटेड नेशन, वो अपनी फोर्स भेजता है यहाँ पर अलग अलग रीजन में, और वहाँ पर शांति बनाए रखने का वो फोर्स जो है वो काम करती है। मैंने बोला कि यूनाइटेड नेशन अपनी फोर्स भेजता है, क्या रियलिटी में वो यूनाइटेड नेशन की फोर्स होती है? कहने के लिए यूनाइटेड नेशन की फोर्स है, पर इनडायरेक्टली वो अलग अलग देश से आए हुए सैनिक होते हैं। काफ़ी बड़ा पोर्शन हमारे देश से भी जाता है, पाकिस्तान से भी जाता है, आप लोगों को कीनिया देखने को मिलेगा, इसी के साथ में बांग्लादेश, बहुत सारे देश से यहाँ पर इसके अंदर में लोग जाते हैं, और वो लोग जो हैं यूएन में फोर्स का काम करते हैं। जैसे अगर बोले हम लोग, कहने के लिए हम लोग बोल देते हैं कि आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स हम लोगों ने बोल दिया, पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में देखो तो हमारे देश के नागरिक ही होते हैं जो अलग अलग घर से निकल कर यहाँ पर आते हैं, और जिसकी वजह से ये एक फोर्स तैयार होती है। ऐसे ही जैसे यहाँ पर घर घर से निकलकर यहाँ पर हम आप लोग अपनी फोर्स बनाते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, या फिर आप लोग जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्स, या फिर अपनी जो भी दूसरी फोर्सेज हैं, स्टेट पुलिस वगैरह, ये अलग अलग गांव में, अलग अलग शहरों में घरों से निकलकर बच्चे आते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनसे फोर्स तैयार होती है। यहाँ पर जो ये घर हैं, यहाँ पर जिनसे बच्चे निकल कर आ रहे हैं, उन घरों का काम यहाँ पर देश करते हैं। जब यूएन के बारे में बात करते हैं तो देश से निकलकर यहाँ पर आप लोगों को ये बच्चे जाते हुए यहाँ पर, या फिर जो लोग जाते हुए नजर आएंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं। तो जो घर वहाँ पर देश के अंदर देखते हैं, यहाँ देश जो है वो घर बन जाता है जब इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग बात करते हैं। तो ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स में जो लोग जा रहे हैं, अब सोचो वो लोग जो हैं अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है युगांडा, वहाँ पर जाकर वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। अब वहाँ पे लोकल लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया और वहाँ पर उनकी डेथ हो गई, कोई इंसान जो है उसकी जान चली गई, फिर कोई और दिक्कत देखने को मिली। तो यहाँ पर इस तरीके की कोई भी अगर हरकत हो, दुर्घटना हो, उसको रोकने के लिए यहाँ पर काम करने की बात की जा रही है, और उसी से रिलेटेड है यहाँ पर ये आर्टिकल। क्योंकि इंडिया की रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी रहती है, और यहाँ पर इंडिया जो है इस मुद्दे के ऊपर जो है थोड़ा सा सीरियस होकर सोच रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो हैं, उनके जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। और कोई भी क्राइम होता है पीस कीपर के खिलाफ, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी उस देश की होगी यहाँ पर, जिसके यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसके बारे में। सबसे पहले इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को, नेपाल, इनके द्वारा को चेयर किया गया ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ताकि प्रमोट किया जा सके अकाउंटेबिलिटी, कि हाँ किसकी अकाउंटेबिलिटी है, यानी कि किसकी जिम्मेदारी है, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्राइम अगेंस्ट अगर पीस कीपर के होता है, वो पीस कीपर जो एक देश से निकल कर आता है, और बड़ी खुशी होती है जब कोई इंसान जो है पीस कीपिंग फोर्स में जाता है। मुझे याद है यहाँ पर मेरा एक फ्रेंड था, उसके फादर थे, वो पीस कीपिंग फोर्स के लिए सेलेक्ट किए गए थे, तो बड़ा खुश था कि मेरे पापा जो है वो विदेश जा रहे हैं, और विदेश में जाएंगे तो उनको सैलरी जो है अब अच्छी खासी मिलेगी। और आप लोगों को पता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए अगर सैलरी बढ़े, वो सब चीज़ें कितनी खुशी की बात होती है। तो वो बातें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। पर लेकिन सोचो अगर वो इंसान जो गया है वहाँ पर जाकर उसके साथ में कुछ दुर्घटना हो जाए, हाथ पैर कुछ भी ऐसी एक तरीके से जख्मी हो जाए, कोई एक इंसान की जान चली जाए, तो फिर क्या कंडीशन बनती है। तो इसलिए ज़रूरी है उनकी भी बेसिकली हेल्थ का ध्यान रखना। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल विल है, यानी कि एक तरीके से जिस देश में जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी विल, यानी कि उनकी इच्छा रहेगी कि कैसे यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, यानी कि ये जो रिजोल्यूशन है कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए।
सोचो हमारे देश में यूएन पीस कीपिंग फोर्स में कुछ लोग हैं और वो आज की डेट में ड्यूटी कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर में, और महाराष्ट्र के अंदर में कोई दंगा फसाद होता है और उसमें उनकी जान चली जाती है और वो दूसरे देश के नागरिक हैं, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश की रहेगी कि उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाए। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन इसी के बेस पर लाया गया था, ये यहाँ पर जिसका नंबर है 2589, ठीक है। तो 2589 जो यहाँ पर ये रिजोल्यूशन नंबर है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये रिजोल्यूशन यहाँ पर ये बोलता है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को जुगाड़ करना चाहिए, कुछ आप लोगों को स्टेप उठाने चाहिए ताकि जस्टिस यानी कि न्याय मिल सके। परपिट्रेटर यानी कि जो भी कोई यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करता है, जो मारने वाला होता है यूएन पीस कीपिंग पर्सनल को, उसका इलाज किया जा सके, यानी कि उसको वो नहीं कहते भैंसों वाले इंजेक्शन लगाया जा सके ताकि कोई ऐसी हरकतें करता हुआ नजर ना आए। तो ये जो ग्रुप यहाँ पर बनाया गया है, जो इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये जो ग्रुप है जो लॉन्च किया गया है, जिसको ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बोला गया है, इसमें जो देश है उन्होंने बोला है कि हाँ इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उस देश को यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दिखानी है जिस देश के अंदर में वो पीस कीपर जो है वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उसके चलते यहाँ पर ये चीज़ें अभी आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। इनको एक नाम से और जाना जाता है जिनको आप लोग ब्लू हेलमेट बोलते हैं, क्योंकि इनका जो हेलमेट का कलर है वो ब्लू आप लोगों को देखने को मिलता है। तो पीस कीपिंग फोर्स को ब्लू हेलमेट के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। एक आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये सुनकर आप लोगों को थोड़ा सा हालांकि बुरा लग सकता है, अगर किसी भी देश में कोई पीस कीपिंग फोर्स जाती है तो वहाँ पर अक्सर आप लोगों को जो लोग दिखाई देंगे वो किसी न किसी डेवलपिंग कंट्री के लोग आप लोगों को दिखाई देंगे, यानी कि जो अमीर देश हैं जैसे यूएसए हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, उनके ज़्यादा देश आप लोगों को उनके ज़्यादा लोग आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि हम लोग पैसा दे देंगे, हम अपने लोगों को नहीं देंगे। यानी कि जैसे हमारा देश है, यहाँ पर लोगों की जान की उतनी इज्जत नहीं है जितनी पैसे की इज्जत है। ऐसे ही अमीर देश में अगर जाओगे तो वो पैसे को ज़्यादा इज्जत नहीं देते हैं, वो लोगों की जान को ज़्यादा इज्जत देते हैं। ये फ़र्क आप लोगों को समझ में आ जाएगा जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं ज़िंदगी में। अभी आज की डेट में अगर आप लोगों को बोला जाए जैसे एज ए स्टूडेंट के तौर पर आप लोग घर के ऊपर डिपेंडेंट हो तो आप लोग पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप लोगों को टाइम के बारे में ज़्यादा बात की जाए। क्यों? क्योंकि पैसे के लिए काफ़ी हद तक आप लोगों को डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। पर लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे जाओगे ना, आप लोगों का ये रिवर्सल हो जाएगा कि पैसे भले ही थोड़े खर्च हो जाए पर लेकिन टाइम जो है वो खर्च नहीं होना चाहिए। पर लेकिन सोचो ये टेंडेंसी अगर आप लोगों ने अभी से रखी तो कितने अच्छे से आप लोग टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे। तो हर समय हर चीज़ की इंपॉर्टेंस अलग होती है। आज की डेट में आप लोगों को लग सकता है कि कोई छोटी सी बात आप लोगों को बहुत बड़ी लग सकती है, जैसे कि कोई भी ऐसी मुद्दा हो गया ज़िंदगी में, किसी इंसान के साथ में लड़ाई होगी थोड़ी बहुत और आप लोगों को लगेगा यार ज़िंदगी ख़राब हो गई, इसके साथ में लड़ाई क्यों हो गई मेरी। पर लेकिन अगर ये लड़ाई को आप लोग आगे जाकर 2-3 साल बाद अगर देखोगे तो ये आप लोगों को याद भी नहीं रहेगी कि ऐसा कुछ हुआ भी था तुम्हारी ज़िंदगी में। तो यानी कि जो चीज़ें आज की डेट में आप लोगों को बहुत बड़ी लगती है ना, आगे चलकर वो चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन करना चाहिए और ज़्यादातर जो भी चीज़ें आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गलत हो रही है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस न देकर अपने काम के ऊपर फोकस देकर आप लोगों को आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यही असली एक लीडर की क्वालिटी होती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा अमीर देश जो हैं वो पैसे को दूसरे देशों में पानी की तरह बहाते रहते हैं, पर लेकिन गरीब देश जो हैं वो उस चीज़ पर खुश रहते हैं कि हाँ हमको पैसा मिल रहा है, उसको एंजॉय करते रहते हैं। और कई सारे देश तो ऐसे हैं जैसे कि पाकिस्तान को ले लो, वो तो अपनी किस्मत बना लेते हैं इसको कि हाँ दूसरों से पैसा मिलेगा और हमारी चीज़ें चलनी स्टार्ट होगी और फिर आगे चलकर खुद की अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल चरमरा जाती है। क्यों? क्योंकि आखिर दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर आप लोग चलना सीख सकते हो। अगर दौड़ना होगा तो अपने ही पैरों पर आप लोगों को दौड़ना होगा, पर लेकिन जब दूसरे कंधे पर हाथ लगकर आप लोग चलना सीख रहे हो और आप लोगों ने उस चलने सीखने को ही अपनी आदत बना ली है, आप लोग दौड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो, तो जिस दिन वो इंसान बैसाखी हटाएगा यानी कि जिस दिन वो इंसान साथ छोड़ेगा उस दिन मूंदे मुंह जो है वो इंसान आके पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हो कुछ चीज़ें अचीव करना, क्योंकि आप लोग सोच सकते हो कि माँ बाप आप लोगों का साथ देंगे, पर लेकिन अगर कोई बाहर का इंसान अगर कोई ऐसा है जो कि अपने फ़ायदे के लिए आप लोगों के साथ में कनेक्टेड है, तो हो सकता है वो इंसान जो है वो किसी लालच में आप लोगों के साथ में कनेक्टेड हो सकता है वो इंसान जो है वो आप लोगों के साथ में कोई गेम खेल रहा हो उसके साथ में वो आप लोगों के साथ में कनेक्टेड हो। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कई सारे मेल मैसेज देखने को मिलते हैं, सर वो इस तरीके से छोड़ के चली गई या वो छोड़ के चला गया, सर ज़िंदगी में ऐसा हो गया, आप समझ में नहीं आ रहा है, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसका मतलब ये कि आप लोगों ने कभी अपने ऊपर फोकस किया ही नहीं है। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो ताकि आप लोग सिचुएशन से परेशान न रहो, ज़िंदगी में हमेशा एक प्रोडक्टिव लाइफ आप लोग लेकर चल सको। आपके होने से किसी चीज़ की इज्जत बढ़ जाए पर लेकिन उस चीज़ के न होने से आप लोगों के ऊपर कोई इम्पैक्ट न पड़े।
यानी कि आप लोग की एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। सोचो, मान लीजिए आज की डेट में मैं एज ए टीचर के तौर पर यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, पर लेकिन क्या यूट्यूब ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मैं पढ़ा सकता हूँ? क्या मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ा सकता हूँ? क्या मैं आज की डेट में किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ा सकता हूँ? क्या मैं खुद ऐप क्रिएट कर उसके ऊपर नहीं पढ़ा सकता हूँ? किसी वेबसाइट पे लेक्चर नहीं ले सकता हूँ? या फिर मैं कहीं भी जाकर बच्चों को बैठकर ग्राउंड में ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता हूँ? मेरे पास में कला है टीचिंग की। यूट्यूब मुझे एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यूट्यूब के ऊपर ही मैं डिपेंडेंट हूँ, यूट्यूब नहीं रहेगा तो मेरी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। ऐसे थोड़ी ना है। आज की डेट में फेसबुक पे बैठ के पढ़ाने लगूंगा, टेलीग्राम पे बैठ के पढ़ाने लगूंगा, तो मतलब पढ़ाने के लिए दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है, पर लेकिन जो कला है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो एक पढ़ाने की कला है। एक जूते काटने वाला इंसान है, एक बाल काटने वाला इंसान है, आप लोग उनकी कला अगर देखोगे तो उनकी कला उनके पास में है। वो आज एक जगह बैठे, कल किसी ने यहाँ बैठने से मना कर दिया, कहीं और जाके बैठ के काम करने लगेंगे। उनकी कला अच्छी है तो लोग वहाँ भी अपना काम करने आएंगे। तो वो कलाकार आप लोगों को बनना है, इस कला की आप लोगों को कदर करनी है और उसके ऊपर फोकस करना है। वो कोई भी कला हो सकती है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक कुछ बातें हैं जो आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये थी कुछ बातें, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए चीज़ों को लेकर। कल को कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। दोस्तों, ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि आप में से किस किस SLV फैमिली मेम्बर के मोबाइल पर फालतू के मैसेज या फिर फालतू की कॉल अक्सर आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि या तो किसी इंश्योरेंस कंपनी की होती है, किसी कहीं पर एडमिशन लेने के बारे में होती है, या कोई हेल्थ चेकअप के बारे में बात करता है, या फिर कोई लोन लेने के बारे में बात करता है। क्या आप लोगों के फ़ोन पर भी इस तरीके के मैसेज या फिर कॉल आप लोगों को देखने को मिलती है? तो येस या फिर नो बताना। अगर ऐसा कुछ आप लोगों के साथ में हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का डेटा जो किसी पर्टिकुलर इंसान के द्वारा बेच दिया गया है। वो इंसान कोई भी हो सकता है, आप लोगों का जो प्राइवेट बैंक हो सकता है, अक्सर गवर्नमेंट जो बैंक है ऐसा नहीं करते हैं, प्राइवेट बैंक हो सकता है, आप लोगों को इंस्टीट्यूट हो सकता है जहाँ पर आप लोगों ने कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह किया होगा, कोई डॉक्टर जिसके पास में जाकर आप लोगों ने अपना चेकअप कराया होगा, कहीं से भी ये डेटा जो है ये बेसिकली बेचा जाता है। और उसके बाद में फिर आप लोगों के पास में ये मेल मैसेज या फिर इस तरीके की कॉल्स आना स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे देश में ऐसा है आज की डेट में कि कोई कानून नहीं है, तो उसी के चलते बहुत सारे ऐसे फर्जीवाड़े आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं आज की डेट में। अगर जिस दिन एक कानून बनेगा तो कहीं ना कहीं एक दायरे में सारी चीज़ें आ जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में डिजिटल, पहले तो डिजिटल लिखा गया, उसके साथ में पर्सनल डेटा, मतलब जो आप लोगों का पर्सनल डेटा होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बिल लाया जा रहा है। और ये जो बिल है ये कहीं ना कहीं जो प्राइवेसी है उसको भी ध्यान में रखेगा। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्राइवेसी जो है उसको ये हैम्पर करता हुआ नजर आएगा। और आप लोगों का डेटा, मान लीजिए आप लोगों ने आज के डेट में व्हाट्सएप के ऊपर अपना अकाउंट बना रखा है और व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों ने पेमेंट जो गेटवे है उसमें भी आप लोगों ने पार्टिसिपेट कर रखा है, तो आप लोगों का डेटा क्या क्रॉस बॉर्डर जाना चाहिए? यानी कि यूएसए की कंपनी है व्हाट्सएप, फेसबुक का पार्ट है, तो क्या वो यूएसए के अंदर में स्टोर होना चाहिए? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी होनी चाहिए। तो ये कानून जो है अपने ही आप में काफ़ी एक बड़ा एक लैंडमार्क डिसीजन होने वाला है हमारे देश के अंदर में, जैसे ये कानून बनकर आएगा। आखिर में ये आर्टिकल क्यों आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, इसके पीछे दो रीज़न है। अभी तो ये एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, यानी कि बिल लाया गया है, और जो इसका ड्राफ्ट है वो पब्लिकली में रखा गया है। पब्लिक में मतलब यानी कि एक तरीके से आप लोग उसके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं कि आप लोगों को ये जो बिल है कैसा लग रहा है, और इसके अंदर कोई चेंज करना अगर आप लोग चाहते हैं सजेस्ट करना तो आप लोग उसको सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे नहीं मैं कई बार आप लोगों से वीडियो में पूछता हूँ तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप लोग चेंज कराना चाहते हैं, तो वो एक तरीका सजेशन होता है। अगर सारे बच्चे उस पर एग्री होते हैं तो फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। जैसे कि सबसे बड़ा सजेशन ये था, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर मॉर्निंग में वीडियो लेकर आओ, तो मॉर्निंग में मैंने टाइम पूछा तो 6 बजे पर सब सहमत हो गए थे। ठीक है, वो अलग बात है कि सबके बस की उठना बात नहीं रहती है, बोलना और करने में बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है, ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से अगर कोई ऐसा सजेशन हो तो उसके यहाँ पर एक तरीके से बोला जाएगा कि ठीक है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि हाँ ठीक है। तो गवर्नमेंट एक तरीके से जनता से राय मांगती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। अभी हमारे देश में जो ये डेटा है वो कैसे कैसे फ्लो होता है और किस तरीके से गवर्नमेंट इस डेटा को कंट्रोल कर सकती है और कैसे कैसे चीज़ों को लेकर आगे चला जा सकता है, वो सारे मुद्दे आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस मुद्दे को देखती है। ये तो हो गया एक ओवरव्यू कि हमारे देश में ये बिल लेकर आया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है,
तन्नू वेट्स मन्नू मूवी में आप लोगों ने सुना होगा कि शर्मा जी ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी घोड़ी पर बैठ चुके हैं शर्मा जी। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि ये बिल पहले भी आ चुका था, पर उसके अंदर अलग अलग साइड से, अलग अलग डायमेंशन से इतने सारे सजेशन आए कि ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो। उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से कोई पर्टिकुलर कपड़ा किसी को सिलाना था, किसी ने बोला इसकी बाह ऊपर कर दो, किसी ने बोला इसके बटन यहाँ पर लगा दो, किसी ने बोला लेंथ इतनी कर दो, तो उसका ढांचा ही खराब हो गया उस कपड़े का, वो प्रॉपर एक शर्ट नहीं बन पाया। तो ऐसे ही यहाँ पर इस बिल के साथ में हुआ, तो गवर्नमेंट ने इस बिल को वापस ले लिया और बोले कि फिर से हम लोग स्टार्टिंग से एक नया बिल लेकर आएंगे, उसके ऊपर फिर सजेशन मांगेंगे और आप लोग जो है उसके ऊपर सजेशन देना। तो ये एक ऐसा कानून है जो कि हमारे देश में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। ऐसे कानून अक्सर आप लोगों को जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यानी कि यूरोपियन कंट्री में भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर। उनका कानून क्या है ये आप लोगों को बताना है। यूपीएससी ने इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि ये पर्टिकुलर कानून जो है वो कहाँ पर फॉलो किया जाता है डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को। क्वेश्चन वाली जो वीडियो आती है आप लोग की वीकेंड में, उसको आप लोग जरूर देखा करो, आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहेगी, साथ साथ में अच्छे लेवल पर आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, अभी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, अगर आप लोग बात करें कि डेटा को प्रोटेक्ट करना है, इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो आप लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आप लोगों का प्राइवेट डेटा, मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों का नंबर जो है, आप लोगों का एड्रेस जो है, और आप लोगों की कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को पता चल जाती है, और सोचो कि दुनिया भर के लोग जो हैं वो आप लोगों के घर के सामने आकर इकट्ठे हो गए, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, 24 घंटे मीडिया जो है आप लोगों के ऊपर नजर रखे हुए, तो आप लोगों का जीना जो है वो हराम हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों की एक तरीके से प्राइवेसी और जो आप लोग अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, वो संविधान के जो अब बेसिकली पार्ट 3 है उसके तहत आर्टिकल 21 जो है ये आप लोगों को अधिकार देता है कि अपनी जो फ्रीडम है उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ में आप लोग की राइट टू प्राइवेसी आती है, यानी कि आप लोग अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करना चाहते हैं ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। यही बात यहाँ पर के.एस. पुत्तास्वामी केस के बाद में बोली गई कि प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दो, और आर्टिकल 21 के अंदर में उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तब से लेकर यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन के बारे में और बातें होने लगी कि यार अब तो फंडामेंटल राइट बना दिया, अब इसको कैसे लेकर चला जाएगा, अब तो और दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर कमेटी बनाएगी जिसका नाम था बी.एन. श्री कृष्णन कमेटी। तो यानी कि श्री कृष्ण जी के द्वारा यहाँ पर बहुत सारी रिकमेंडेशन दी गई कि कैसे हम लोग डेटा प्रोटेक्शन कानून को लेकर आ सकते हैं। तो उनके द्वारा बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई कि आप लोग उसको कैसे आगे अच्छे लेवल पर लेकर चल सकते हो, पर उसमें से बहुत सारी ऐसी बातें थी जो सरकार को पसंद नहीं आई, यानी कि गवर्नमेंट को लगा, उसने कुछ ऐसी बातें भी उसमें डाल दी थी कि सरकार के ऊपर भी एक तरीके से कंट्रोल होने लगे, कि सरकार भी अपनी यानी कि एक तरीके आनन फानन में कुछ न कर सके। तो ऐसा कुछ बिल यहाँ पर लेकर आया गया था। जब उस बिल को लेकर आया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर इस टाइम पर अगर देखें आप लोग दिसंबर 11 2019 में इसको यहाँ पर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का नाम दिया गया, पर अभी इसके सामने डिजिटल शब्द भी आप लोगों ने देखा कि नया ऐड कर दिया गया। इसका मतलब ये कि डिजिटल लिख गया, तो ये 2022 वाला बिल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे कानून थे कि कैसे डेटा जो है उसको शेयर किया जा सकता है, कैसे यहाँ पर सेफगार्ड किया जा सकता है। ऑल कैटेगरी ऑफ डेटा, किसी का जनरल डेटा है, मान लीजिए आप लोग क्या खाते हैं, मान लीजिए आप लोगों ने घर पे कुछ डिलीवरी मंगाई, कुछ भी आप लोग जैसे मंगाते हैं, आप लोगों ने आज की डेट में खाने के लिए पनीर वगैरह या फिर कुछ अपना नान वगैरह या फिर मिस्सी रोटी जो भी मंगाई आप लोगों ने, उसके ऊपर आप लोग का फ़ोन नंबर भी रहता है, आप लोग का एड्रेस भी रहता है। तो एड्रेस और फ़ोन नंबर तो आप लोग की पर्सनल चीज़ें होगी, पर लेकिन क्या खा रहे हैं आप लोग ये, ठीक है, ये अगर किसी को बता दिया जाए कि हाँ उस एरिया में इतने लोग जो हैं वो ये पर्टिकुलर शाही पनीर वगैरह या कढ़ाई पनीर वगैरह खा रहे हैं, या फिर कोई छोले खा रहा है, मतलब जो भी आप लोग खा रहे हैं, तो आप लोग उसको एक तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये इंसान इस पर्टिकुलर एरिया में चीज़ें खाते हैं। तो एक तरीके से डेटा किसी के हाथ लगेगा, किसी फूड कंपनी के, और वो कंपनी यहाँ पर इसको बेचती हुई नजर आएगी कि इस एरिया में छोलों की डिमांड, पनीर की डिमांड बढ़ा दी जाए। ये क्या होगा, इसका मतलब ये कि आपका डेटा जो था वो पर्सनल नहीं था, वो ऐसा डेटा था कि इतने लोग खा रहे हैं ना, कि पर्सनल पर्टिकुलर। तो ये अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया। इसमें कैटेगरी डिवाइड की गई कि गवर्नमेंट को पावर रहेगी कि यूजर का नॉन पर्सनल डेटा, पर्सनल नहीं नॉन पर्सनल डेटा यहाँ पर यूज कर सकती है, और इसी के तहत यहाँ पर जो भी क्रिटिकल डेटा होगा उसको स्टोर किया जाएगा देश के अंदर, बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। आउटसाइड अगर देश के अंदर कोई डेटा जाएगा, जैसे कि व्हाट्सएप के थ्रू मैंने अभी बोला, तो वो कंसेंट से जाएगा, उसके इजाजत के बगैर यहाँ पर डेटा नहीं जाएगा।
इसी के साथ में इसके लिए कई सारे प्रोविजन रखे गए। सोशल मीडिया के बारे में बात करें तो बोला गया कि वेरिफिकेशन होना चाहिए यूजर का। आज की डेट में आप लोग देखो, जैसे यूट्यूब पे अगर किसी को वीडियो पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसके नीचे कई सारे लोग जो हैं उल्टी सीधी गालियां लिखकर चले जाते हैं। ये अच्छी बात है कि हमारे इसलिए फैमिली मेंबर जो हैं वो सारे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर ये देखने को नहीं मिलते। पर जैसे कई सारे फ्रेंड हैं वो कई सारे अलग जोन में वीडियो बनाते हैं, ठीक है, कुछ कॉमेडी के वीडियो बनाते हैं, कोई टेक के वीडियो बनाते हैं, तो कई सारी गालियां उनको देखने को मिलती है। तो अक्सर बातें करते हैं यार क्या किया जाए इनका। मैंने कहा यार क्या कर सकते हो आप लोग, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से फॉलो करो, बाकी जिसको जो करना है वो तो करेगा, इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सारी प्रोफाइल कोई भी अपने पर्सनल नाम जो रहेगा ना उससे कुछ नहीं बोलेगा, सब उल्टे सीधे नाम रहेंगे और उनसे कमेंट करेंगे आकर। तो उसी के चलते बोला गया कि कम से कम इंसान का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि कौन कमेंट कर रहा है, तो पता तो होना चाहिए ना कि कौन लिख के चला गया। पर लेकिन इंसान जो है अक्सर छुपकर वार करने में ज्यादा पसंद एक तरीके से करते हैं, सामने आकर किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ बोला जाए, तो ये आप लोगों को हरकतें देखने को मिलेगी। तो इसके चलते उनको सबको वेरिफिकेशन होना चाहिए। बहुत सारे अकाउंट जो है फेसबुक ने भी और कई सारे जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा डिलीट किए गए, जो कि फेक अकाउंट के तौर पर काम कर रहे थे। अगर किसी का डेटा शेयर किया जाता है उसकी कंसेंट के बिना, तो फाइन किया जाएगा उस पर्टिकुलर जो कंपनी होगी उसके ऊपर में 15 करोड़ रुपए या फिर 4% जो भी उसका ग्लोबल टर्नओवर होगा, यानी कि जो भी उसने ग्लोबल लेवल पर कमाया होगा उसका 4% या फिर 15 करोड़ रुपए उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, यानी कि उसकी कमर टूट जाएगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। डेटा ब्रीच अगर यहां पर होता है तो एक तरीके से यहां पर मान लीजिए यहाँ पर डेटा अगर किसी के साथ में शेयर होता है और डेटा चोरी अगर होता है तो 5 करोड़ रुपए का फाइन और 2% ग्लोबल टर्नओवर का यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोग बोलोगे कि शेयरिंग पे ज्यादा फाइन लगा रखा है, चोरी पे कम फाइन लगा रखा है। देखो, चोरी हो जाना वो उसके हाथ में नहीं है, पर हाँ कुछ ना कुछ उसने लापरवाही बरती है। शेयर करना खुद ने शेयर किया भाई साहब, उसने अपने आप से शेयर किया है, तो दोनों में डिफरेंस है यहाँ पर। तो अगर बदतमीजी कोई कर रहा है जानबूझकर तो उसको तो थपेड़ लगनी चाहिए, और किसी से गलती से थोड़ी बदतमीजी हो गई तो उसको थोड़ा सा कम थपेड़ लगनी चाहिए, ठीक है। थपेड़ तो उसको भी लगनी चाहिए क्योंकि उसने सीरियस तरीके से काम क्यों नहीं किया। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। किसी और का डेटा कैसे आप लोग पब्लिक कर सकते हैं, ये बातें आप लोग बोल सकते हैं। तो प्राइवेसी बिल जो है वो इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर हमारे देश में लेकर आया गया, ताकि इंसानों का डेटा जो है वो सिस्टमेटिक वे में प्रोटेक्ट किया जा सके और इसी के चलते जो चीजें हैं उसको सुधारा जा सके। ये एक ऐसी मुहिम है जो ऐसा नहीं कि हमारे ही देश में चली। आज की डेट में आप लोगों को मलेशिया के अंदर में लोकलाइजेशन मैंडेटरी देखने को मिलेगा। सिटीजन का डेटा, वो अपने डेटा को बाहर नहीं ले जाने देते हैं, ठीक है। इसी के साथ में वियतनाम के अंदर भी कुछ आप लोगों को रेगुलेशन देखने को मिलेगी। रसिया वो डेटा लोकलाइजेशन के बारे में बात करता है। ये सारे वो देश हैं जैसे मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, कनाडा हो गया। इसके यहाँ पर कोई कानून नहीं है नेशनल लेवल पर, बट प्रोविजन है कि एक तरीके से यहाँ पर कोई भी जो डेटा है, यहाँ पर पर्सनल डेटा जो है वो लोकली ही स्टोर किया जाएगा, ये प्रोविजन है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर, यूरोपियन के अंदर GDPR है यहाँ पर इनका, ये जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। स्ट्रिक्टली प्रोटेक्शन की जाती है यहाँ पर डेटा की। तो इनके अलग अलग कंट्री के द्वारा अलग अलग तरीके के अपने कानून बना रखे हैं अपने अपने देशों में कि कैसे डेटा को प्रोटेक्ट करना है और कैसे चीजों को सही डायरेक्शन और डायमेंशन में लेके चलना है। इसी के चलते यहाँ पर ये चीजें रहती है। आप लोगों ने देखा होगा अभी पेगासस जो वायरस वाला केस निकल कर आया था, उसमें गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया गया कि मान लीजिए रक्षक ही भक्षक बन जाए। एक पुलिस वाला है, उसको रक्षा करने के लिए रखा गया है। पता चला वो पुलिस वाला ही, ऐसे केसेस अभी रिसेंटली देखने को मिले, पुलिस वाले ने एक महिला का रेप कर दिया। यहाँ पर सोचो कि उस पुलिस वाले के जिसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए माना जा रहा है, कोई डॉक्टर रेप कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसी कंडीशन निकल कर आ रही है, तो रक्षक ही भक्षक बन जा रहा है। तो उस टाइम पर इंसान क्या करे, तो ये वाली कंडीशन हो जाती है कि गवर्नमेंट जो कि डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए मानी गई है और गवर्नमेंट ही कुछ ऐसा करने लगे तो फिर क्या होगा। हालांकि इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को एक बस उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट देखेंगे कि कितना उसका बेसिकली मिसयूज हुआ है या फिर क्या हुआ है, वो सारी बातें आगे जानने को मिलेगी। पर इसके ऊपर भी कई सारी कंट्री जो हैं वो कई सारे मुद्दे और रखती हैं। जैसे कि यहां पर ये काफी इंटरेस्टिंग है कि लोकल होना चाहिए या फिर ग्लोबल होना चाहिए। अगर हम लोग सारी डेटा को लोकल करने लगेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग अपने देश के बारे में बातें कर रहे हैं। हम लोग चाह नहीं रहे हैं कि कोई भी बाहर से आकर यहाँ पर किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट करे, सारी चीजें हमारे ही देश में होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये बोले कि उसको हैम्पर करेगा आज की डेट में। तो यूएसए, जापान, सिंगापुर, उन्होंने बोला कि फ्री फ्लो होना चाहिए क्रॉस बॉर्डर डेटा, यानी कि डेटा एक देश में से दूसरे देश में आसानी से जाना चाहिए। अगर वो रुकेगा तो बहुत सारी दिक्कतें यहां पर देखने को मिलेगी। क्यों?
क्योंकि हमारे देश के अंदर भी अभी यहाँ पर इंडिया के अंदर में ई कॉमर्स पॉलिसी लेकर आई गई थी और उसके चलते यहाँ पर बोला गया WTO के अंदर में भी कि फ्री एंड ओपन इंटरनेट के बारे में बात की गई थी कि हाँ भाई साहब इंटरनेट भी फ्री और ओपन होना चाहिए। तो इंडिया जो है वो एक तरीके से बोला था कि स्टोर करे कंज्यूमर का डेटा लोकली। तो बोला गया कि अगर ऐसा करने लगेंगे तो उनकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी और इसी के चलते कुछ डेटा ऐसा भी है कि यहाँ पर काफ़ी सेंसिटिव डेटा है, तो उसको कैसे डील करना है तो उसके ऊपर भी कई सारी बातें की गई। मतलब कहने का यह कि यहाँ पर एक तरीके से इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई कि यार तुम ये सारी चीजें सही नहीं कर रहे हो। पर लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया ने बोला अपन झुकेगा नहीं साला, ठीक है। तो वो वाली बातें निकल कर आई। तो सेफ गार्ड जरूरी है। तो हम लोगों ने देखिए सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है अगर आप लोगों को नहीं पता है कि आप लोगों को लाइफ में क्या करना है, कोई बोलेगा कि यार ये कर लो, आप लोग बोलोगे हाँ अच्छा लग रहा है, कोई बोलेगा ये कर लो, आप लोग बोलोगे ये भी अच्छा लग रहा है, तो आप लोग किधर भी खिसक जाओगे, बिना पैंदी के लोटे बन जाओगे। पर लेकिन अगर आप लोग को पता है कि हाँ यार यही करना है और यही हमारा टारगेट है, सामने वाला अगर कितने भी लालच दे ले आप लोग बोलोगे चल झुट्टा चल साइड में, ठीक है। तो आप लोग अपने काम पर फोकस करोगे। इसी तरीके से जब देश में कानून नहीं होता है ना, कोई भी आकर कुछ भी बोल के चला जाता है, क्योंकि देश में कानून नहीं है। जब तक कानून नहीं है तो कोई भी बोलेगा, पर कानून होगा तो फिर इंसान जो है जुबान निकालने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि उसको पता है अगर गलत जुबान निकाली तो जुबान खींचकर गले में लपेट दी जाएगी हरामखोर। तो यानी कि उसको डर रहेगा थोड़ा सा। ये बातें आप लोग समझ सकते हैं। अभी जो नया बिल लेकर आ जा रहा है उसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो चीजें सुधारती हुई नजर आएंगी। जैसे कि सबसे पहले तो कानून नहीं था, तो एक कानून आ गया देश के अंदर में, तो 7 प्रिंसिपल बोले गए हैं। तो लॉफुल यूज, सबसे पहले तो कोई भी डेटा अगर यूज होना है किसी का, वो कानून के दायरे के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम जो किसी का भी डेटा निकालकर कहीं भी जो है उस डेटा को जो है बेचे जा रहे हो, या उस डेटा का मिसयूज किया जा रहा है, या फिर उसके थ्रू वोटर को ट्रेस किया जा रहा है जैसा यूएसए में देखने को मिला था। तो वो सारे फालतू की अगर चीजें होगी तो फिर इसको देखा जाएगा। पर्पजफुल, यहां पर एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल में हो गया पर्सनल डेटा मस्ट ओनली बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ जो विच इट कलेक्ट। मतलब अगर मेरा डेटा कलेक्ट किया गया कि वो यूज किया जाएगा, उस डेटा को बेसिकली वेरिफिकेशन के लिए मैंने सिम कार्ड लिया है, तो सिम कार्ड के लिए ही उसको यूज किया जाना है। ये नहीं कि तुम्हारे पास में डेटा आ गया तो तुम जाके उसको बैंक वाले को भेज दो कि हाँ इस इंसान को जो है लोन बेचना स्टार्ट कर दो डेली, तो वो नहीं होना चाहिए। तो यानी कि जिस पर्पज के लिए लिया गया उसी पर्पज के लिए उसका इस्तेमाल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में डेटा मिनिमाइजेशन के बारे में बात की जा रही है, यानी कि ओनली नेसेसरी डेटा ही कलेक्ट किया जाए। ऐसा नहीं कि कलेक्ट करने गए थे कि हाँ इस इंसान का नाम पता होना चाहिए और इस इंसान का फोन नंबर पता होना चाहिए, आप उसका एड्रेस भी ले, उसका ब्लड ग्रुप भी लेकर आ गए, उसके घर में उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या जायदाद है, उसके कितने बच्चे हैं, उसके घर में और कौन कौन मेंबर हैं, यहाँ पर उसकी जमीन कितनी है, उसके घर का एरिया कितना है, उसके घर में क्या एसी कूलर या फिर पंखा लगा हुआ है, वो कौन सा खाना खा रहा है भाई साहब, कब एक्सरसाइज कर रहा है, कब सो रहा है, कब उठ रहा है, तुमने सारा इकट्ठा कर लिया। ये बिल्कुल गलत है। जितना डेटा जरूरी है उतना ही डेटा इकट्ठा करना है और जिस पर्पज के लिए किया गया उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल करना है। ये बातें यहां पर इसके अंदर बोली गई है। अगर इस दायरे के बाहर जाओगे तो फिर भाई साहब उल्टे लटका दिए जाओगे। डेटा की एक्यूरेसी के बारे में बात की जा रही है, यानी कि पॉइंट ऑफ द कलेक्शन, जब डेटा कलेक्ट किया जा रहा है तो यहां पर उसको देखना है, ना कि उसका डुप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो एक तरीके से देयर शुड नॉट बी एनी डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में भी ये होता है कि डेटा को एक्यूरेटली कवर किया जाए, ऐसा नहीं कि फालतू तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, डुप्लीकेट किया जा रहा है चीजों को, एक तरीके से नेक्स्ट लेवल पर चीजों को ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब आप लोगों ने डेटा इकट्ठा कर लिया, जिस पर्पज के लिए यूज करना था उस पर्पज के लिए यूज कर लिया, अब इस डेटा को डिलीट मारो। अब आप लोगों को ये जिस पर्पज के लिए आप लोगों को रखना था उसके बाद में स्टोर करने की उस लिमिट होनी चाहिए कि इतने टाइम तक स्टोर करना है भाई साहब, ठीक है। सिम ले लिया, वेरिफिकेशन हो गया ना, अब क्या डेटा है, अभी डिलीट मारो इसको डेटा को। ये थोड़ा ना कि आप लोग इस डेटा का इस्तेमाल करेंगे। तो 5th प्रिंसिपल में ये बोला गया कि स्टोरेज का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए वो भी यहां पर आप लोगों को बताना है, उसमें भी आप लोगों को यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ऑथराइजेशन, कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग, तो यहां पर बोला गया कि डेटा जो है वो रीजनेबल और सेफगार्ड इंश्योर करे, कोई भी अनऑथराइज्ड कलेक्शन यहां पर डेटा का न देखने को मिले। यानी कि जिस पर्सन को ऑथोरिटी है कि डेटा को कलेक्ट करे वही पर्सन डेटा को कलेक्ट करे, ऐसा नहीं कि बोला है चंदू को और आ रहा है मंगू कलेक्ट करने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द यूजर की भी अकाउंटेबिलिटी डाली गई है। द पर्सन हु डिसाइड द पर्पस एंड मीन्स ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ द पर्सनल डेटा शुड बी अकाउंटेबल फॉर सच प्रोसेसिंग। तो यानी कि एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि अगर कोई डेटा निकाल कर लेकर जा रहा है तो उसकी जो यूज करने वाला है डेटा, उसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि उस डेटा को उसको कैसे प्रोसेस करना है और कैसे आगे लेकर चलना है। अगर कल को कोई दिक्कत होती है तो इसका गला पकड़ा जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं बड़ा ही प्यारा सा एक उदाहरण दूंगा जो कि आप लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे। आज की डेट में आप लोग खुद सोचो, आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उस एरिया का नाम है मुंबई, ठीक है। मुंबई के अंदर में आप लोग रहते हैं और मुंबई के अंदर में यहां पर कोई एक पर्टिकुलर उस एरिया का कोई एमएलए है
यानी कि उस एरिया में कोई एक विधायक है, उस एरिया में कोई एमपी है यानी कि उसका सांसद है, उस एरिया में कोई डीएम है, उस एरिया में कोई आईपीएस है। ये 4 लोग हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। अब उस एरिया में कहीं पर चोरी हो जाती है और किसी का मर्डर हो जाता है। अब ये बोला गया था कानून में, कानून बनाया गया कि जिस एरिया में कहीं पर चोरी होगी या फिर मर्डर हो गया तो इन चारों को पकड़ा जाएगा, सजा इन चारों को मिलेगी, इन चारों से पूछा जाएगा कि तुम्हारे एरिया में ऐसा कैसे हो गया। तो सोचो क्या उस एरिया में कोई गलत काम होगा अगर उनको पता होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। हिस्ट्री का फैक्ट आप लोगों को बताता हूं, अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर मार्केट रिफॉर्म इतने शानदार लेकर आया था, उसमें यह बोला गया अगर किसी ने मार्केट में मान लीजिए किसी को 1 किलो गेहूं देना है और उसने 1 किलो की जगह वहां पर उसको मान लीजिए 100 ग्राम गेहूं जो है वो कम दे दिए, तो ये कानून था इस इंसान के शरीर में से 100 ग्राम गोश्त निकाल लो। आप लोग सोचो भाई साहब वो 100 ग्राम ज़्यादा देगा, वो 100 ग्राम कम नहीं, 100 ग्राम का 200 ग्राम ज़्यादा देगा, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो भाई साहब उसकी ज़िंदगी जो है हराम हो जाएगी। तो सोचो ऐसे कानून रहते हैं तब इंसान के अंदर खौफ बैठता है और तब इंसान जो है वो सिस्टमेटिक वे में काम करता हुआ नजर आता है। तो तकड़े कानून, कड़े नियम जो है वो इंसान को अच्छा पैटर्न फॉलो करने के लिए मजबूर करते हैं, वरना इंसान जो है कई बार चीज़ों को इग्नोर करता रहता है। तो जरूरी है इस तरीके की चीज़ें होना ताकि इंसान जो है वो ढंग से काम कर सके और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सके। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में? ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट आप लोग इनको बोल सकते हो। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन जो बिल है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर में, इसमें बोला गया कि डेटा प्रिंसिपल और इसी के साथ में यहां पर डेटा फिड्यूसरी, यानी कि डेटा प्रिंसिपल यानी कि जिस यूजर का यहां पर डेटा लिया जा रहा है, तो डेटा प्रिंसिपल डिनोट करेगा इंडिविजुअल जिसका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो माल पानी तो उसी का निकल के आ रहा है ना सामने वाले का। फिड्यूसरी का मतलब होता है कि ये डेटा कलेक्ट तो कर लिया, अब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है। कोई इंडिविजुअल हो सकता है वो डेटा लेने वाला, कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, स्टेट हो सकता है, इनके गवर्नमेंट, जिस पर्पज के लिए लिया गया है इंडिविजुअल का डेटा। दूसरी टर्म यहां पर ये रहेगी, तो इसके अंदर 2 लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक तो डेटा देने वाला और एक डेटा लेने वाला। अब जिसका डेटा यहां पर लिया जा रहा है इंडिविजुअल का, उसको बेसिकली एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की जा रही है, उसका कंसेंट होना चाहिए और राइट टू इरेज। डेटा ले लिया तो अब उसको इरेज भी करो, जिस पर्पज के लिए यूज करना था यूज कर लिया। राइट टू नॉमिनेट भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इस इंडिविजुअल की साइड से। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड यहां पर बॉडी होगी जो कि प्रोविजन इस बिल के अंदर में जो भी लाया गया है उसको इन्फोर्स किया जाए। रीजन क्या है? रीजन ये कि अगर कोई देखने वाला नहीं होगा तो फिर वो नहीं कहते कि एक तरीके से गुंडा राज चलेगा, सब अपनी अपनी मनमानी करते हुए यहां पर नजर आएंगे। तो कुछ तो ये आप लोगों को देखने को मिली बातें। कुछ आगे क्या है कि क्रॉस बॉर्डर डेटा का ट्रांसफर कैसे करना है, तो एक तरीके से इसके लिए फोकस किया जाएगा ताकि कल को किसी पर्टिकुलर डेटा को गलत तरीके से इस्तेमाल न किया जा सके। फाइनेंशियल पेनल्टी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया यहां पर कैसे कैसे लग सकती है। एग्जम्पशन किसको दे रखा है, अगर कोई डेटा ऐसा है उसका पता लगाना जरूरी है, देश की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी का हर्ट हो रहा है, सिक्योरिटी हो गई यहां पर खतरे में, फ्रेंडली कंट्री के साथ में रिलेशन हो रहे हैं खराब, और पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने में हो रही है दिक्कत, तो गवर्नमेंट जो है इंपावर है कि एग्जेम्प्ट किया जाए एजेंसी को इस पर्टिकुलर बिल के दायरे में, उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अब यहीं पे सारी बातें निकल कर आ रही थी, यानी कि अगर गवर्नमेंट को यहां पर मान लीजिए कंट्री की सोवरेनिटी के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर, ये सही चीजें हैं अगर इनको ढंग से फॉलो किया जाए, पर लेकिन अगर इनको ढंग से फॉलो न किया जाए तो फिर उसके बाद में क्या होगा वो चीजें यहां पर समझनी पड़ेगी। तो इसलिए बोला गया कि कैसे कैसे आप लोग इसको बैलेंस बनाकर चलोगे, क्योंकि कोई ना कोई तो ध्यान रखने वाला होना चाहिए ना उस टाइम पर जब यहां पर ये सारी चीजें भी इस्तेमाल की जा रही है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि इन रियलिटी में जो डेटा लिया गया है क्या वो इसी पर्पज से यहां पर उसके बाहर रखा गया या फिर कोई और पर्पज है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद आएगी और सुप्रीम कोर्ट खेलेगा फिर इस पूरे मुद्दे के ऊपर। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका और क्या क्या कंसर्न है ये भी पता होना चाहिए। अगर कल को आप लोगों को ये आंसर लिखना है इसके बारे में तो ये कुछ बातें भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि बेस्ड ऑन द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर रिव्यू कर रही है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, जैसे सिंगापुर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूएसए हो गया। तो एक जैसे संविधान हम लोगों ने जब बनाया, अलग अलग देशों के संविधान देके फिर अपना संविधान बनाया, तो वन ऑफ द बेहतरीन डॉक्यूमेंट है हमारा संविधान, उसको आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं काफी अच्छे से जिस तरीके से वो बनाया गया है, ठीक है। इसी तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। हम अगर बात करें तो बिल है वो ड्राफ्ट किया जा रहा है कंसीडरिंग द कंट्री $1 ट्रिलियन डिजिटल जो गोल है, तो आने वाले टाइम में भी बढ़ रही है, नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हैं यहाँ पर चीजें की गई है। पर कंसर्न क्या है,
स्टेट यानी कि गवर्नमेंट को अननेसेसरी वेग एग्जेम्पशन दे दिया जिसका वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और केस पुत्तास्वामी केस जो कि प्राइवेसी के बारे में बात कर रहा है उसकी प्राइवेसी का हनन करते हुए नजर आएंगे। तो फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में है आर्टिकल 21 में केस पुत्तास्वामी केस की वजह से उसके अंदर भी हनन होता हुआ नजर आएगा। उसने बोला था कि प्राइवेसी जो है वो इंसान का फंडामेंटल राइट है, तो यहां पर गवर्नमेंट उसका गलत इस्तेमाल कर सकती है। सबसे बड़ा कंसर्न तो यही है। दूसरा यहां पर इंडिपेंडेंट जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया गया था उसको रिड्यूस कर दिया गया है। पहले बिल में जितना था अब यहां पर उसको रिड्यूस कर दिया गया, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें देखने को मिल रही है। डेटा को लोकलाइजेशन करने के लिए पहले जितने तकड़े नियम थे उनको थोड़ा सा क्या कर दिया, उनमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया गया, तो ये भी थोड़ा सा सोचने वाली बात है। यानी कि जो बातें यहां पर एक तरीके से जो जब कमेटी बनाई गई थी, जो कमेटी के द्वारा जो भी बातें यहां पर बोली गई थी, तो वो सारी बातों में से बहुत सारी बातें जो हैं वो रिड्यूस कर दी गई है। यानी कि जस्टिस BN श्रीकृष्णन साहब की सारी बातें नहीं मानी गई है, तो इसके चलते भी इस बिल के अंदर में कई सारे कंसर्न देखने को मिलते हैं। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में ये सारी बातें कंफर्म होगी। अब देखो कितना पिद्दी सा क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने। जैसे आप लोग यहां पर देखिए, बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी इज ए प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूपीएससी ने 2021 में ये क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से। समझ रहे हैं आप लोग यहां पर इस क्वेश्चन का लेवल। तो आर्टिकल क्या है, 21 है। आर्टिकल 15, 19 और 29 में क्या है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसके बारे में आप लोग बताइए, देखता हूं कौन कौन सही आंसर इसका देता है। क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया था पहले थोड़ा सा अच्छे लेवल का पूछा गया था। 2021 में तो बिल्कुल ही हद कर दी इन्होंने। 2018 में ठीक था क्वेश्चन। राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली अप्रोप्रिएटली इंप्लाइज द अबोव स्टेटमेंट। तो यहां पर आर्टिकल 14 बोला गया, ये 42 अमेंडमेंट, 17 बोला गया पार्ट 4 में। तो सीधी सीधी बात है, आंसर क्या हो गया, थर्ड। आर्टिकल 21 पार्ट 3 के अंदर में, जो कि यहां पर फ्रीडम के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों से 2-3 साल के अंदर है। पहले 18 में पूछ लिया, फिर 21 में पूछ लिया, सेम क्वेश्चन जैसे स्टेटमेंट को घुमाया, और वही है कि घुमाकर आप लोगों का दिमाग घुमाने की कोशिश की गई है। पर टॉपिक अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ रखा है, ढंग से तैयार कर रखा है, तो भाई साहब वो कितना भी घुमा ले आप लोग नहीं घूमोगे, ये एक बात की गारंटी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में यहां पर बोला गया कि पर्पजफुल यहां पर डिसमिनेशन किया जाएगा, डेटा एक्यूरेसी रहेगी, डेटा मिनिमाइजेशन है, और अकाउंटेबिलिटी ऑफ द यूजर्स है। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर यहां पर क्या बताइए जरा, डी है सही आंसर। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें यहां पर बताइए कि इसके प्रिंसिपल क्या है। तो 7 प्रिंसिपल में से 4 प्रिंसिपल आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब यूपीएससी ने 2017 में वैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया। बोला गया कि एग्जामाइन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्राइवेसी। आप लोगों को मैंने बताया कि 2017 में जो केस पुत्तास्वामी केस आया और राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया पार्ट 3 के अंदर में, जिसको आप लोग मूल अधिकार या मौलिक अधिकार आप लोग बोलते हो उसके अंदर में। तो इसके चलते यहां पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया 2017 के अंदर ही, यहां पर राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए और फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखते हुए यहां पर ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अगर टॉपिक को अच्छे से तैयार करोगे तो सारी चीजें आप लोगों की अच्छी देखने को मिलेगी। यानी कि आप लोगों को यहां पर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी होगी, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को देखने को मिल गई, डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में क्या क्या बातें हैं, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी यहाँ पर हम लोगों ने बातें की अच्छे से। इसी के साथ में यहाँ पर क्या क्या और मुद्दे हैं वो सारी बातें मैंने डिस्कस की। यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं वो आप लोगों को बता दिया, और इसी के साथ में क्वेश्चन फ्रेम भी किया गया आप लोगों के लिए। और खुद यहाँ पर एक तरीके से यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन और है, जो कि आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, आंसर राइटिंग जरूर किया करो, एक दूसरे के साथ में मिलकर एनालिसिस कर सकते हो। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, पर जब लिखना स्टार्ट करोगे तो चीज़ समझ में आने लगेगी कि भाई साहब मुंह नहीं खुलता है जब लिखने की बारी आती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रैक्टिस ही काम आने वाली है, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कतें होने वाली हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, काफ़ी डिटेल में तसल्ली के साथ में सारी बातें डिस्कस कर दी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो भाई साहब हैं, हम मिलेंगे फिर से। और बाकी आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो फीडबैक जरूर दीजिए करो, ताकि उसको आने वाले टाइम में इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, तो एंजॉय किया, बताइए यस या फिर नो। दोस्तों जीआई टैग जो है वो, जिसको हिंदी में आप लोग भौगोलिक संकेतक बोलते हैं, ये बताता है कि ये माल कितना ओरिजिनल है, यानी कि इसका डुप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है। ये पर्टिकुलर लोकल एरिया से जहाँ से आ रहा है, क्या ये वही प्रोडक्ट है जो उस लोकल एरिया में उगाया जाता है या फिर बनाया जाता है। तो जीआई टैग जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, ओरिजिनलिटी और वो प्रोडक्ट जो है वो लोगों का ट्रस्ट गेन करे, उसके लिए जीआई टैग यहाँ पर दिया जाता है।
केरला के अंदर अभी यहाँ पर 5 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला, और ये अपने ही आप में बहुत बड़ी उपाधि है एक साथ में जीआई टैग इस तरीके से 5 प्रोडक्ट को मिल जाना। ये टॉपिक इकोनॉमिक के अंदर भी आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हो, जीएस पेपर 3 के अंदर में। तो यहाँ पर अगर आप लोग केरला से आते हैं तो ये आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। खासकर लोकल जो एग्जाम होते हैं उनमें आप लोगों से डायरेक्ट इनके नाम पूछे जा सकते हैं। तो कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ में बॉर्डर टच करता है केरला, यहाँ पर आप लोग देखते हैं, जो कि आप लोगों को अरेबियन सी की साइड में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस राज्य के अंदर में 5 प्रोडक्ट को एक साथ जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। ये 5 प्रोडक्ट अगर कोई आप लोगों से पूछे क्या क्या है, तो ये 5 प्रोडक्ट के नाम जो हैं वो आप लोगों के सामने हैं। अगर बात करें इनके बारे में तो ये अलग अलग तरीके के हैं। अगर इनको देखोगे आप लोग ध्यान से तो आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा इन पांचों के पांचों प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट किस किस पर्टिकुलर कैटेगरी से यहाँ पर निकल कर आप लोगों के सामने आ रहे हैं। देखिए होता क्या है, अगर लोकल नाम देखोगे तो आप लोगों को थोड़े डिफरेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोग बात करेंगे दूसरा, जैसे कि बीन्स आप लोग समझते हैं, आप लोग यहाँ पर अट्टा पड़ी, अट्टू कोम्बू, आवारा, ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये केरला के अंदर नाम है, ठीक है। पर लेकिन बीन्स आप लोगों ने सुना होगा, तो ये बीन्स को ये टैग मिला जो कि डिफरेंट है यहाँ पर। इसी के साथ में बात करें अट्टापदी थ्वारा, अट्टापदी थ्वारा यहाँ पर ये है रेड चना, यानी कि जो चना होता है ना आप लोग जो भिगोकर खाते हैं, स्प्राउटेड ग्राम, जो कि आप लोग देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है कथलूर वत्तवादा बेलुथली, ठीक है। ये क्या है समझने के लिए किसी को बोलो घर में जाकर कि लहसुन मत बोलो डायरेक्ट, गार्लिक, ये बोलो कि कथलूर वातावादा वेथुली, ठीक है, कि ये चाहिए। फिर देखना मम्मी के सामने बोलना, फिर देखना कितने आप लोगों को चिमटे पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने ये क्या है, ये है, इसका नाम है ओन्ना टुकारा उल्लू, ठीक है। तो ओन्ना टुकारा उल्लू ये है बेसिकली सीसम, यानी कि आप लोग तिल बोल सकते हो उसको। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर कोड्डू गलूरू, पोट्टू वेलारी, तो ये आप लोगों को सामने देखने को मिलेगा। ये स्नैप मेलन, ये कुछ ऐसा तरबूज टाइप का यहाँ पर ये प्रोडक्ट है जिसको तरबूज बोल सकते हैं आप लोग केरला के अंदर का। तो ये प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया है, यानी कि भौगोलिक संकेतक दिया गया है, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा मिला है 5 प्रोडक्ट को एक साथ किसी राज्य में। तो अपने ही आप में ये काफी बड़ा अचीवमेंट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक तरीके से ऐसे यहाँ पर जीआई टैग का दर्जा मिल गया, वो भी 5 प्रोडक्ट को। वैसे ज्यादा अंदर जाना नहीं है, पर फिर भी अगर आप लोगों को लगता है और इनके बारे में डिटेल चाहिए तो एक स्लाइड जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर ऐड कर दी गई है। खासकर अगर आप लोग केरला से आते हैं तो आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो जाएगा, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोग दूसरे राज्य की या फिर सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोगों को इतना बस थोड़ा सा एक आइडिया आप लोगों को रखना है। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कहीं पर भी आप लोगों से पूछी जा सकती है वो मैं अब आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जिसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन कम से कम आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए। तो वो आप लोगों से चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज जीआई टैग, डिस्कस द प्रॉब्लम एंड बेनिफिट विद जीआई टैग, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। और इसी के साथ में जो एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए आते हैं वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो ये ऐसा जो आगे अब डिस्कस करूंगा ये एरिया ऐसा है जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे भी गए और पूछे भी जा सकते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनना। जब मैं आप लोगों से जीआई टैग के बारे में यहां पर बात कर रहा हूं तो इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर, ये ओनली हमारे देश से रिलेटेड नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ताकि चीजों को प्रोटेक्ट किया जा सके। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर ट्रेड रिलेटेड जो भी यहाँ पर एक तरीके से ये पर्टिकुलर जो एक रूल और रेगुलेशन है वो यहाँ पर प्रस्तुत करता है। अगर यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक ऐसे प्रोडक्ट को ये प्रोटेक्शन मिल जाए तो उससे एक तो लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है उस प्रोडक्ट को, यानी कि कोई उस प्रोडक्ट का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। दूसरा यहाँ पर कंज्यूमर जो है, यानी कि अगर आप लोग भी खरीद रहे हैं तो आप लोगों को डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं ओरिजिनल माल मिलेगा, तो इससे आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा, सही तरीके से आप लोगों के पैसे का यूटिलाइजेशन हो सकेगा, एक प्रॉपर क्वालिटी वाला प्रोडक्ट आप लोगों को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर फायदा क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में काफी बड़ा डेवलपमेंट होगा और वहां पर लोगों के लिए इंप्लॉयमेंट जनरेट भी होगा, क्योंकि जिसको जीआई टैग बनता है उस प्रोडक्ट की मार्केट में मांग बढ़ जाती है, ठीक है। अनऑथराइज्ड यूज जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर, वो इसको रोका जा सकता है जब किसी को जीआई टैग यहाँ पर मिल जाता है, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रखी जा सकती है। यानी कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें दार्जिलिंग की टी के बारे में, दार्जिलिंग की टी अगर उसको गलत तरीके से अगर बात करें किसी पर्टिकुलर एरिया की जो चाय है उसके ऊपर दार्जिलिंग का ठप्पा लगाकर बेचे जाए तो उसी प्राइस पर वो बेच रहे हैं, तो फायदा किसको होगा, वो होगा बेचने वाले को, नुकसान किसको होगा, वो होगा कंज्यूमर को, और दार्जिलिंग की टी की क्वालिटी को यहाँ पर नुकसान होगा क्योंकि उसके नाम से वो चीजें बेची जा रही है, ठीक है।
ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मेरे नाम से कोई भी अपना प्रोडक्ट बेचने लगे कि वीर सर जो हैं वो यहाँ पर पढ़ाते हैं। अभी बताया था ना मैंने कुछ दिनों पहले, कुछ ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि लेक्चर उठाकर अपनी बेसिकली कोर्स में डालकर बोल रहे हैं कि वीर सर यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो ये काफ़ी एक घटिया तरीके की स्ट्रेटजी आप लोग बोल सकते हैं कि सामने वाले एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना अपने फ़ायदे के लिए। और इससे क्या होता है, इससे सामने वाला भी ये सोचता है कि सर तो एक बोल रहे हैं कि मैं कहीं नहीं पढ़ाता हूँ, बस यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो एक बच्चे ने बोला सर आप तो बोले थे आप कहीं नहीं पढ़ाते हैं, यहीं पे पढ़ाते हैं। तो फिर वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू भी फिर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है और ऐसा पहले भी हो चुका है। मेरे नाम से पहले भी कई सारी चीज़ें ऐसी की जाती हैं, तो ये कहीं ना कहीं अंदर से भी इरिटेशन क्रिएट करती हैं। मैंने कहा कम से कम पूछ तो लिया करो यार, एटलीस्ट पूछ भी नहीं रहे हैं, अपने आप ही बस उठाया और डाल दिया और बेच रहे हैं मतलब कोर्स। तो ये काफ़ी एक घटिया चीज़ रखती है, एक इतनी घटियापंती करते हैं लोग जिसकी कुछ हद नहीं है पैसा कमाने के लिए। उन्हें कहते हैं गिरी हुई हरकतें। तो आज की डेट में डुप्लीकेशन के बारे में बात करें तो ये काफ़ी एक ऐसा इशू है जो कि काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, इंटरनेशनल लेवल पर कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च एंड स्टडी करवाई। तो यहाँ पर पता चला आज की डेट में 80 से 85% लोग जो हैं ये माना जाता है कि वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, यानी कि ओरिजिनल के नाम पर डुप्लीकेट प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। कुछ तो ऐसे जिनको पता ही नहीं पाता है कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, ऐसे भी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनको लगता है कि ओरिजिनल नहीं मिल रहा है तो डुप्लीकेट उसी के जैसा खरीद लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी एप्पल के आईफोन आप लोगों को मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो आईफोन जो है वो 1-1 लाख से ऊपर के हैं, पर उन्हीं का जो क्लोन बनाकर वो क्या किया जा रहा है, वो आप लोगों को 10-10, 12-12 हज़ार रुपए में बेचा जा रहा है। पर लेकिन क्या वो वर्थ इट है? जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए कोई प्रोडक्ट जाना जाता है वो उसकी चीज़ अंदर है ही नहीं है, तो दिखाने के लिए कोई चीज़ खरीद लेना मुझे नहीं लगता कि ये सही चीज़ है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जब बात करते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में, तो हमारे देश में कानून है जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं 1999 का। ये कानून यहाँ पर एक तरीके से ये चीज़ें प्रोवाइड कराता है कि आप लोग यहाँ पर इसके तहत क्या कर सकते हैं, इसके तहत चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर रजिस्टर करके। और चेन्नई में आप लोगों को यहाँ पर इसका बेसिकली हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वैलिडिटी क्या रहती है? 10 साल रहती है, यानी कि 10 साल की वैलिडिटी आप लोगों को यहाँ पर इसको लेकर देखने को मिलती है। ये एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट भी हो सकता है, नेचुरल भी, मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। उसी के साथ में जो पेरिस कन्वेंशन है उसके हिसाब से भी यहाँ पर इसको प्रोटेक्शन मिलता है। तो सीधा सीधा यहाँ पर मतलब ये हो गया कि अगर कोई प्रोडक्ट है यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा अगर यहाँ पर उसको जीआई टैग जो है आप लोग दे देते हो, तो ये फायदा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सारे सिग्निफिकेंस हैं, आप लोग याद रखिएगा अगर लिखने के लिए आ जाए तो। ये तो जीआई टैग देखो हमने इस टॉपिक में क्या क्या कवर किया, हम लोगों ने यहाँ पर एक मैप भी कवर कर लिया, पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्या करंट में न्यूज थी वो देख लिया, जीआई टैग के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया इसके बारे में। ठीक है, इसी के साथ में अब एक इंपॉर्टेंट चीज और इसके अंदर आती है, वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर यहाँ पर हो जाएगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम से आप लोग देखिए दुनिया में कैसा ट्रेड चल रहा है उसको ऑर्गेनाइज करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर। ये मतलब कि एक संगठन है जो विश्व लेवल पर क्या व्यापार चल रहा है जो कि उसको मैनेज करता है। इसके बारे में ऑलरेडी कई सारे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बने एग्जाम में। 1995 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। इससे पहले क्या था? इससे पहले था GATT, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये पहले ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। अब मार्कस एग्रीमेंट यहाँ पर लाया गया और उसके बाद में यहाँ पर उरुग्वे राउंड चला फिर काफी लंबे तक, तब यहाँ पर WTO आया। आखिर GATT में और WTO में क्या डिफरेंस है? ये जो थी वो लिमिटेड चीज पे काम करती थी, खासकर जैसे गुड्स के लिए ओनली काम करती थी। अब WTO जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो कि गुड्स के साथ साथ में सर्विसेज के ऊपर भी काम करती है। मतलब जैसे मान लीजिए आप लोगों को बनारस की साड़ी बेचनी है तो वो क्या हो गया, वो एक गुड हो गया, वो एक सामान हो गया। पर लेकिन टीचिंग किसी को करनी है तो ये एक सर्विस हो गई, किसी को वकील बनना है वो एक सर्विस हो गई, डॉक्टर बनना है वो सर्विस हो गई। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज की कैटेगरी में आती हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि कई बार क्वेश्चन बने जब ये बन गई डायरेक्टर, मतलब ऐसा लगा कि एग्जामिनर को कुछ नहीं दिखा तो बस इसको क्वेश्चन को डालो। क्यों? क्योंकि पहली ऐसी पर्सन बनी वुमेन जो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल बनी। इनका नाम नोकोजी ओंकोजो एवेला, इनका नाम NOI। ठीक है, तो आप लोग याद रखना फर्स्ट ये है पर्सन जो कि नाइजीरिया से निकल कर आए, फर्स्ट महिला, फर्स्ट अफ्रीकन। तो इसलिए कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, करंटली अगर कोई मेंबर पूछे तो 164 है। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली अभी कौन सा मेंबर इसके अंदर जुड़ा है, ये आप लोग को बताना है। ये है आप लोगों के लिए होमवर्क। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। कितनी क्लैरिटी आई है वो तो पता चलेगा अभी जब क्वेश्चन पूछूंगा उससे। तो कौन बनेगा करोड़पति सेशन स्टार्ट करता हूं।
करोड़पति तो नहीं पर बुद्धिपति जरूर बना दूंगा अगर सिस्टमेटिक वे में चीजों को ध्यान से देखोगे। जीआई टैग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहला बोला गया कि यहाँ पर ये गवर्न की जाती है डायरेक्टेड बाय द WTO एग्रीमेंट जो ट्राइस है उसके हिसाब से यहाँ पर। दूसरा बोला गया कि यहाँ पर ये प्राइमरली एग्रीकल्चर, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के लिए आप लोगों को देखने को मिलती है। तीसरा इसकी वैलिडेशन जो है वो आप लोगों को 10 साल देखने को मिलते हैं, यानी कि 10 साल तक का आप लोग यहाँ पर इस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया तो प्रोटेक्शन आप लोगों को देखने को मिलती है और उसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। ये है लास्ट स्टेटमेंट। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो आंसर आप लोगों को बताना है यहाँ पर आंसर क्या होगा। सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर क्या, वो है ए 1 और 2। इसमें क्या है, जो लास्ट वाली लाइन है, ऐसे ऐसे लाइन आप लोगों से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो आप लोगों को घुमा देती है। यहाँ पर इसको रिन्यू किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 10 ईयर के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अब बात करेंगे WTO के बारे में। ये भी एक डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के पूछेंगे, तो अगर माइंड में जितनी क्लैरिटी होगी उतनी ही अच्छे से आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। बोला गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1995 में रिप्लेस किया गया यहाँ पर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, और इसके अंडर मार्कस एग्रीमेंट 1995 में। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उरुग्वे राउंड चला फिर यहाँ पर ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, जिसके तहत यहाँ पर आगे WTO बना। और नाकोजी ओंकोजो इवेला ये नाइजीरिया की फर्स्ट फीमेल पर्सन यहाँ पर आई। इसी के साथ में यहाँ पर ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द नेशन, यानी कि देशों के बीच में जो व्यापार होता है तो उसके लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार को मैनेज करने का काम यहाँ पर ये करती है। सही आंसर क्या है यहाँ पर? ABCFD, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द ऑल अबव या फिर ओनली 3। ठीक है, तो सही आंसर क्या है यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो एक ही स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, क्योंकि देखिए आप लोगों ने नॉर्मली देखा हो कोई एग्रीमेंट साइन हो रहा है उसके तुरंत बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी करेक्ट पूछा गया, करेक्ट में आप देखेंगे तो सी यहाँ पर करेक्ट हो गया, इनके सारी की सारी करेक्ट है। ओके, एक और क्वेश्चन जीआई टैग के बारे में 2018 में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा कि इंडिया के द्वारा इनेक्ट किया गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो कि रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 1999 का, तो ये ओब्लिगेशन किसके साथ में है, यानी कि किसके साथ में यहाँ पर कनेक्ट करके इसको देख सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है ILO, IMF, UNCTAD और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। देखिए देखने में तो आप लोग बोलोगे आप लोगों ने टॉपिक अभी पढ़ा है, ठीक है, आप लोग 1 मिनट में बोल दोगे यार ये भी कोई क्वेश्चन है क्या, कितना आसान सा क्वेश्चन है। पर लेकिन इन रियलिटी जब एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग बैठे होते हो उस टाइम पर आप लोग जब देखोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। कईयों को तो फुल फॉर्म ही समझ में नहीं आएगी कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए कहता हूं कि इनकी फुल फॉर्म भी कम से कम आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो सही आंसर यहां पर तो आप लोग बता दोगे क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो 2018 में यहां पर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। इवन 2015 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बन गया, जैसे कि प्रीलिम्स से पूछ लिया गया कि भौगोलिक संकेतक यहां पर किसको मिला हुआ है। जैसे कि बनारस की जो साड़ियां हैं उसके बारे में पहला ये स्टेटमेंट है। बनारसी जो एक तरीके से बार जो यहाँ पर ब्रोकेट्स यानी कि जो एक तरीके जरी होती है उसके बारे में बात की जा रही है। राजस्थान का दाल बाटी चूरमा काफी फेमस है। तिरुपति लड्डू काफी फेमस है। किसको जीआई टैग मिला हुआ है? ओनली 1, 2, 3 या 1 and 3 ओनली या फिर 1, 2 and 3? सही आंसर आप लोग बताइए। फिलहाल के टाइम पर ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं तो राजस्थान का दाल बाटी चूरमा को जीआई टैग नहीं मिला है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी बनारस की साड़ी और यहां पर तिरुपति के लड्डू जो हैं इनको जीआई टैग मिला हुआ है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये क्वेश्चन आज सही है और आगे आने वाले 3-4 साल बाद भी यहाँ पर ये सही देखने को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है इसको यहाँ पर जीआई टैग मिल गया तो उस टाइम पर ये क्वेश्चन आप लोगों का फिर गलत हो जाएगा। पर प्रेजेंट टाइम पर फिलहाल अभी इसको जीआई टैग नहीं मिला है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर सी हो गया। तो ये सारी और यहां पर तिरुपति का लड्डू जो एज ए प्रसाद के तौर पर दिया जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक जो आप लोग देखते हैं इसका एक प्रॉपर लोगो है यहाँ पर, जो कि जीआई लोगो और स्लोगन है अतुल्य भारत की अमूल्य नदी, यानी कि यहाँ पर इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। और ये इसका लोगो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि ट्राई कलर में है, यानी कि 3 कलर में लोगो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछे तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए।
तो कैसे करते हैं, टॉपिक तैयार समझ में आ गया कि क्या है न्यूज़, वो हम लोगों ने समझ ली। बेसिक जीआई टैग की इन्फॉर्मेशन सारी आप लोगों ने देख ली। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। बेसिक यूपीएससी ने भी जो क्वेश्चन पूछे वो भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करा दिए। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से टॉपिक को आप लोगों को तैयार करना है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आएगी। फीडबैक जरूर दे दिया करो, जहां पर भी डाउट होता है उसको पूछ लिया करो, डाउट लेकर साथ में नहीं जाना है, ठीक है दोस्तों। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोग को रेगुलरली न्यूज़ में देखने को मिलता रहता है। तो इसके बारे में अगर एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को हो जाएगा तो कम से कम आप लोग अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आगे इस पर्टिकुलर मुद्दे पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्रेजेंट टाइम पर ये सिचुएशन आखिर क्यों हो रही है। यानी कि जो लोग कहते हैं ना कि करंट अफेयर का और हिस्ट्री का कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि हिस्ट्री से कहाँ करंट और करंट से कहाँ हिस्ट्री, आप लोग इन रियलिटी देखेंगे आज की डेट में हिस्ट्री आप लोगों को बता देगी कि फ्यूचर में इस पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम या फिर क्या क्या अच्छी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। जो जो राज्य अलग हुए थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत में, वो राज्य जो हैं आज की डेट में किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कोई तो बाउंड्री के इशू को लेकर जूझ रहा है, अभी कर्नाटका और जो आप लोगों ने महाराष्ट्र के बीच में बेलागवी या फिर जिसको आप लोग बेलगांव बोलते हैं वो वाला इशू देखा। इसी के साथ में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो कि पानी को लेकर लड़ रहे हैं। पानी को लेकर लड़ने वाले तो हर एक राज्य के बीच में कोई ना कोई दिक्कत देखने को मिल जाएगी। पर अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं आप लोगों से बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 मंथ का यानी कि 3 महीने यानी कि 90 दिनों का टाइम दिया गया है कि एक पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल बनाया जाए और पानी का जो इशू है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में उसको सोल्व किया जाए। तो ये जो मुद्दा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों का पॉलिटी के तहत। इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें तो कर्नाटका और तमिलनाडु क्या एक दूसरे के साथ में बॉर्डर टच कर रहे हैं? अरे हाँ भाई, बॉर्डर टच कर रहे हैं, तभी तो यहाँ पर पानी के लिए लड़ाई हो रही है। हम लोग ऐसा थोड़ी ना बोल सकते कि कर्नाटका और उत्तर प्रदेश के बीच में पानी को लेकर लड़ाई है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि आप लोग को ये याद रखना है कि उन्हीं राज्य के बीच में बेसिकली पानी को लेकर या बाउंड्री को लेकर लड़ाई होगी जो एक दूसरे के पड़ोसी हैं। वरना अगर कोई ऐसा ऑप्शन देकर आप लोगों से पूछ दे कि वो राज्य उसके लिए लड़ाई के लिए ना एक तरीके से बोलने लगे कि हरियाणा जो है वो तमिलनाडु के साथ में पानी को लेकर लड़ रहा है, तो ये आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। तो ये हो गई कॉमन सेंस वाली बात। अभी मुद्दा क्या है वो समझ लेते हैं। जब हमारे देश में ये अलग अलग राज्य बनाए जा रहे थे तो उस टाइम पर ये चीज़ें समझ में आ गई कि दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं और ये कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा एक पर्टिकुलर आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 262 आर्टिकल 262 ये संविधान के अंदर भी है जो कि इंटर वाटर रिवर डिस्प्यूट के बारे में यहाँ पर बात करता है। यानी कि पानी को लेकर अगर लड़ाई होती है तो उसको कैसे सॉल्यूशन करना है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है कि ये मुद्दा भी एक तरीके से आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आप लोग ट्रिब्यूनल बनाओ और सोल्व करो यहाँ पर बेसिकली जो पिनियार वाटर डिस्प्यूट है तमिलनाडु और कर्नाटका को लेकर। तो याद रखिएगा पिनियार जो पर्टिकुलर रिवर है उसको लेकर दोनों के बीच में आप लोगों को लड़ाई होती नजर आएगी। अब मुद्दा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों बोली? सुप्रीम कोर्ट ये काम अपने आप भी कर सकता है कि भाई साहब छोड़ो मैं कर देता हूँ ये काम। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पार्लियामेंट के द्वारा बाय लॉ ये प्रोवाइड कराया गया है कि ना तो कोई सुप्रीम कोर्ट और ना ही कोई दूसरा कोर्ट जो एक्सरसाइज करेगा जुडिक्शन अगर कोई लड़ाई या फिर कोई कंप्लेन होती है इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। यानी कि इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना रोल प्ले करेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलना गलत होगा, पूरा शब्द होगा यहाँ पर पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट यानी कि हमारी संसद जो है वो इस पे काम करेगी। और ऐसा नहीं है उन्होंने काम नहीं किया है, उन्होंने काम किया भी है यहाँ पर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट यानी कि 2 राज्यों के बीच में जो पानी को लेकर लड़ाई होती है उसके लिए कानून लेकर आए 1956 वाला। और बोर्ड भी बनाया गया जिसको रिवर बोर्ड एक्ट 1956 बोलते हैं। वो अलग बात है कि कथनी और करनी में बहुत फर्क रहता है, यानी कि बोर्ड तो बना दिए पर लेकिन सोल्यूशन नहीं निकलता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लोग डेली अपना टाइम टेबल तो बना लेते हो पर लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। जो फॉलो करके ले जाते हैं वही शाम को तसल्ली में सोते हैं और अपने आप को मोटिवेट फील करते हैं। वरना बाकी के लोग आप लोगों ने देखा होगा अक्सर डिप्रेशन में और डीमोटिवेट हो जाते हैं शाम को आते आते कि आज का दिन जो है वो फिर से बर्बाद कर दिया। तो कुछ ऐसे ही मुद्दा आप लोग यहाँ पर इनका देखने को मिलेगा। बन तो गए पर लेकिन ऐसा सोल्यूशन कोई खास निकल नहीं रहा है।
कई सारे और भी ट्रिब्यूनल हैं, गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल आखिर है क्या? ट्रिब्यूनल एक तरीका कोर्ट है, क्योंकि कोर्ट में जाएगा तो पूरा प्रोसीजर चलेगा, अच्छे से यहाँ पर पिटाई धुनाई होगी, उसके बाद में सोल्यूशन आएगा। ट्रिब्यूनल क्या कहता है, मैं बाईपास करा दूंगा, झट मंगनी पट बिया, मैं झटाझट सोल्यूशन निकाल दूंगा। वो अलग बात है कि बोलना और होने में डिफरेंस रहता है। तो अभी ये मुद्दा है, देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है। पर ये आर्टिकल 262 जो है ये कम से कम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो पूरा टॉपिक समझ में आ गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइंड में क्लैरिटी रखनी है। बात की जा रही है यहाँ पर NDMC के द्वारा रिलीज किया गया यहाँ पर एक स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट, किसके लिए? यहाँ पर टर्न की वर्क के लिए। यहाँ पर तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और ये ऐसे ऐसे शब्द हैं जो कि आप लोगों से पूछे भी जा सकते हैं, और जिसके बारे में आप लोगों को अगर आइडिया रहेगा तो कई सारे कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के क्लियर होते चले जाएंगे। सबसे पहले तो जो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है NMDC मतलब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये हमारी कंट्री में एक सेंट्रल PSU है, इसके द्वारा यहाँ पर ये काम किया गया है। और ये किसके अंदर में आता है पता है आप लोगों को? कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में आता है। तो इसके मिनिस्टर कौन है वो आप लोग बताइए। बाकी ये न्यूज़ क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ, इसके बारे में जानेंगे। बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली टर्न की प्रोजेक्ट के बारे में। तो टर्न की प्रोजेक्ट पहले आप लोग समझिए, यहाँ पर ये गवर्नेंस इकोनॉमी के अंदर भी आप लोग इसको देख सकते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों को क्या करना है, एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसकी PPT मुझे बनाकर देनी है। यानी कि एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, कोई NCERT है, उसकी PPT मुझे बनाकर आप लोगों को देनी है, और उस PPT के ऊपर जो है मुझे लेक्चर प्रिपेयर करने हैं जिनको डिलीवर करना है, ठीक है। एक बच्चा बोला कि सर मैं PPT बना के जो है वो दे दूंगा। मैं बोला ठीक है यार PPT बना के दो, इसके लिए तुम जो भी बेसिकली हेल्प चाहिए कि मैं आप लोगों को हेल्प प्रोवाइड कराऊंगा किसी भी तरीके से। अगर आप लोगों को कुछ पैसे चाहिए रिवेन्यू तो उसके बेस पर, या फिर कुछ और चाहिए तो उसके बेस पर मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। मान लीजिए रिवेन्यू के बेस पर बोलो कोई X अमाउंट हम लोगों ने सेट कर लिया कि मैं आप लोगों को ये पैसे दूंगा आप लोगों ने वो प्रोजेक्ट बनाकर बेसिकली मुझे सौंप दिया, और अब मैं उसके ऊपर लेक्चर बनाकर जो है वो बच्चों को लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बच्चों को लेक्चर बनाकर जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, अब ये मेरे ऊपर है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को पैसे दिए जिसने ये प्रोजेक्ट बना के दिया। अब यहाँ पे आके मुझे इस प्रोजेक्ट को कैसे करना है, यानी कि यहाँ पर जिससे पैसे लेने हैं या फिर इसको फ्री में प्रोवाइड कराना है, ये मेरा प्रोजेक्ट हो गया। अब मैं इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जो ये काम बीच में किया गया कि आप लोगों ने ये जो PPT बनाकर दिए, अब इसी तरीके से मान लीजिए कोई इंटरनेशनल लेवल की कोई कंपनी है, वो हमारे देश में आई काम करने के लिए, हमारी किसी लोकल कंपनी ने उसको बोला कि अच्छा ये पोर्शन जो है तुमको मुझे बना के देना है, और फिर यहाँ पर ये इसको कंप्लीट करेगा उस पोर्शन को, और ये इसको दे देगा, और फिर ये इसका यूटिलाइजेशन करेगा। तो ये जो पूरा प्रोसीजर चलता है इसके बीच में कई सारे एग्रीमेंट होते हैं कि हाँ इस तरीके से बनाएगा, इस तरीके से डिलीवर करेगा, ये क्वालिटी रहेगी, बहुत सारे मुद्दे निकल कर आते हैं। तो वो क्या सही है, यहाँ पर कितने मुद्दे चलेंगे, कैसे क्या क्या रहेगा, तो वो एग्रीमेंट यहाँ पर डिसाइड करता है। तो उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए, उसके लिए एक स्टैंडर्ड बिडिंग प्रोसीजर होना चाहिए कि कैसे लेंगे और कैसे उसको वापस देंगे। तो इसी के चलते यहाँ पर ये टर्न की जो वर्क है उसके बारे में बात की जा रही है। तो टर्न की वर्क का मतलब ये होता है कि फिल्म जो है वो एग्री होती है कि कैसे डिज़ाइन करेंगे, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, और फिर यहाँ पर उस इंसान को दे देंगे जिस इंसान ने इसको काम कराने के लिए दिया था। तो इसके चलते एक यहाँ पर बात की जाती है कि यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये काफ़ी जरूरी हो जाता है कि ऐसे मुद्दों को ढंग से देखा जाए। तो NMDC वो इसी को लेकर चल रही है यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर इसके ऊपर काम करना है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इक्विटी बनी रहे, फेयरनेस और कंपटीशन बन रहे। ऐसा ना हो कल को बस लड़ने बैठे हैं सब, उसने बोला था कि ये प्रोजेक्ट बनाना, उसने मैंने बोला PPT बनाना, आपने क्या किया, जिस सब्जेक्ट की PPT बोली थी वो तो दी नहीं, किसी और सब्जेक्ट की बना दी। मैंने बोला था इंग्लिश से बनाना, सामने वाले ने जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज में बना के दे दी, ठीक है। अब उन चीज़ों को कोई काम भी नहीं है, फोटो लगानी थी कैसी, उसके ऊपर कुछ और ही पिक्चर लगा रखी है। तो ये क्या हो गया, वो इन रियलिटी तो मेरे किसी काम की यहाँ पर रही नहीं। अब मैं बोलूँगा कि यार मैं तो इसको यूज़ ही नहीं कर पाऊंगा, अब क्या करूँ, आप बोलोगे कि हमने तो मेहनत की थी, हमको पैसे दो। तो वो क्या हो गया मुद्दा, वो एक दूसरे से फिर यहाँ पर क्या हो गया, वो इशू क्रिएट हो गया दोनों के बीच में। तो हम बोलेंगे कि यार किसी तीसरे पर्सन के पास में जाते हैं इसका सोल्यूशन निकालने। तो अगर कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा कि उसके ऊपर लिखा होगा कि हाँ ऐसे प्रोजेक्ट करना है, ऐसी लैंग्वेज में होना चाहिए, इतनी इसका डेटा का साइज होना चाहिए, तो फिर इंसान जो है वो ढंग से काम करेगा, यानी कि एक प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर काम चलना है। तो इसी को यहाँ पर टर्न की प्रोजेक्ट के नाम दिया गया है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया पूरा, तो आप लोगों को माइंड में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए इसको लेकर, ओके।
ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक आप लोग इसको बोल सकते हो। ये कई सारे न्यूज़पेपर के द्वारा कवर किया गया। वैसे बिजनेस लाइन जो कि हिंदू का पार्ट है, इसके द्वारा काफ़ी अच्छे से कवर किया गया इसको, कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा 14,268 करोड़ रुपए जो हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए अभी यहाँ पर मोनेटाइजेशन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत इकट्ठे किए गए हैं। और ये नितिन गडकरी जो कि हमारे देश के रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये बातें बोली गई है। इसको समझाने के लिए मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा, तभी आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। हमारे देश में दुनिया भर की सड़कें हैं, दुनिया भर के रेलवे स्टेशन है, पावर स्टेशन है, पावर जनरेशन के एरिया हैं, नेचुरल गैस की पाइपलाइन है, और भी बहुत सारे एरिया हैं जैसे कि टेलीकॉम वाला एरिया हो गया, ठीक है, वेयर हाउस हो गया, माइनिंग होगी, एविएशन हो गया, पोर्ट हो गए, दुनिया भर के स्टेडियम है देश के अंदर में, रियल एस्टेट वाला सेक्टर है। अगर इनके बारे में बात की जाए तो इनका एक वैल्यू है, इनका एक प्राइस है। आप लोग सोचो, इस तरीके से समझो, एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर में आप लोगों ने कई सारे फ्लैट ले रखे हैं। वो जो फ्लैट है उनमें से आप लोग कोई भी फ्लैट जो है वो फिलहाल के टाइम पर यूज़ नहीं कर रहे हो। आप लोग एक घर में रहते हो, वो थोड़ा कहीं दूर है, आप लोग वहाँ पर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, पर ये खाली पड़े हुए हैं बिल्कुल। तो आप लोग क्या करोगे, खाली डालना बेवकूफ़ी होगी, आप लोग इन्हें किराए पर चढ़ा दोगे। तो किराए पर चढ़ाओ दोगे, थोड़ा पैसा आने लगेगा, उस पैसे का आप लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हो कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए। मान लीजिए पैसा आना स्टार्ट हो गया, आप लोगों को मान लीजिए पैसा नहीं भी चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वो किसी गरीब बच्चे की मान लीजिए पढ़ाई करवानी है उसमें दे दिया, किसी की हेल्थ खराब है उसमें आप लोगों ने सपोर्ट प्रोवाइड करा दिया। तो एक प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन आप लोग इसका कर सकते हैं। ये क्या होती है, ये इस तरीके से किसी की हेल्प कर देना, इनके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। सेम काम सरकार कर रही है। सरकार के पास है मान लीजिए कोई स्टेडियम है, अब वो खाली पड़ा हुआ है, उसको कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, सरकार उसको किराए पर चढ़ा देगी। अब किराए पर चढ़ाने के बाद में वहाँ से किराया आएगा, तो उसको क्या करेगी, उसको फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम में उसको यूटिलाइजेशन करेगी पैसे की। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं हेल्थ एजुकेशन के लिए तो डाल दिया मैंने, वैसे मान लीजिए कहीं ढांचा बनाना है कोई, ठीक है, मान लीजिए कोई और ऐसा काम करना है जो कि देश को आगे लेकर चल सके, प्रगति देश की बढ़ाई जा सके, तो ऐसे ऐसे दुनिया भर के प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ने इकट्ठे किए और बोला कि आने वाले टाइम में इसके अंदर से 6 लाख करोड़ जो हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे 2022 से लेके 2025 तक का। यानी कि गवर्नमेंट ने ये टारगेट लगाया कि जितनी प्रॉपर्टी है हमारी उसको हम लोग किराए पर देंगे और वहाँ से पैसा कमाएंगे और उस पैसे को फिर जो है हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे देश के डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है उसने अपना डेटा यहाँ पर निकाला है और उन्होंने बोला कि इतना माल पानी जो है हमने बेच दिया है। बेचा नहीं मतलब ये एक तरीके से किराए पर दिया। क्यों? क्योंकि ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास में ही रहने वाली है, गवर्नमेंट के पास से ओनरशिप नहीं जाएगी। तो इस शब्द को बोला गया एसेट मोनेटाइजेशन, यानी कि अपना जो एसेट्स यानी कि अपना जो सामान है उसको मोनेटाइज कर दिया सरकार ने, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के द्वारा यहाँ पर ये बातें बताई गई है। तो एसेट्स मोनेटाइजेशन एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो सामान है वो किसी को दे दिया और फिर वापस अपने पास ही आना है। ऐसा नहीं कि वो उसका बन के रह गया, वो जस्ट कुछ टाइम के लिए वहाँ पर काम कर सकता है, अपने प्रॉफिट कमा सकता है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। खेतों में आप लोग गाँव में अक्सर देखा होगा जो एक तरीके से ज़मीन होती है उसको उगाही पर दे देते हैं, ठीक है, तो वहाँ से कुछ पैसा आता रहता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसको नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पर बातें की गई और 13 सेक्टर ऐसे थे जो कि इसके अंदर इंक्लूड किए गए और टारगेट लगाया गया कि 22 से लेके 25 तक का 6 लाख करोड़ रुपए यहाँ से गवर्नमेंट जो है वो इकट्ठा करेगी। तो अभी रेलवे ने अपना डेटा दे दिया है कि भाई साहब देखो हमने कर दी है कमाई और हमने कमाना स्टार्ट कर दिया है, तो इसलिए हमको देखकर तुम भी अपना काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कन्फ्यूजन माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहने के लिए तो वन लाइनर न्यूज़ है यहाँ पर ये, पर एक न्यूज़ इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है यहाँ पर सेला पास। तो सेला पास के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। ये जो पर्टिकुलर पास है ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये ब्रो नहीं कहते और ब्रो क्या हाल है, तो वो वाला ब्रो नहीं है यहाँ पर, ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इस वाले ब्रो के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है हमारे देश के अंदर में जो कि ऐसा नहीं हमारे ही देश में काम करता है, ये और भी कई सारे देशों में जो है वो काम कर चुका है। यानी कि इसकी महारत है कि दुनिया भर के जैसे कि देश हैं अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, तजाकिस्तान, श्रीलंका, अलग अलग देश में ये अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करा चुका है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। पहले ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के साथ में मिलकर काम करता था, पर फिलहाल के टाइम पे आज़ाद पंछी है, ठीक है। क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? इसके द्वारा टनल बनाया गया, यहाँ पर पास बनाया गया, बेसिकली टनल के पास एक तरीका। ये जो पास है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कहाँ पर, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये वही एरिया है जहाँ पर रिसेंटली अभी चाइना जो है वो बदतमीजी भी काटता हुआ नजर आ रहा था।
तो ये कहाँ है, इधर आप लोगों को तिब्बत देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों को यहाँ पर निकल कर आता है, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये पास यहाँ पर बनाया गया है। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट एरिया भी है, रिसेंटली अभी न्यूज़ में भी था, तो पूछा जाए तो याद रखेगा कहाँ पर है, किसके द्वारा बनाया गया है, तो इंडिया और चाइना के बीच में है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर बनाया जा रहा है। टनल एक तरीके से ना जो जमीन के अंदर से निकाल कर लेकर जाते हैं, तो उसमें क्या रहता है, उसमें रहता है कल को बर्फ पड़ रही है, बारिश आ रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो ऑल वेदर का मतलब होता है कि उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उसको आसानी से यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। ठीक है, इंडियन रेलवे के द्वारा 800 के करीब प्रपोजल जो है वो स्टार्टअप को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है, जिसमें कई सारी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। तो स्टार्टअप फॉर रेलवे इनिशिएटिव स्टार्ट किया। मान लीजिए ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि कोई पर्टिकुलर एरिया में हम लोग को डेवलपमेंट लेकर आना है, तो वहाँ पर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा दो कि ठीक है तुम ये काम करो, हम लोग तुमको ये सपोर्ट देंगे। मैं बोलता हूँ आप लोग किसी को पढ़ा दो जाकर, ठीक है, मैं बोलूँ कि ठीक है पढ़ाओ उनको जाकर, जो बुक्स वगैरह है या फिर जो और दूसरा खर्चा है वो मैं प्रोवाइड कराने लगूँ। ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये एक तरीका सपोर्ट प्रोवाइड कराना हो जाएगा। आप लोग अपना काम करोगे, बाकी जो रिवेन्यू वाला एरिया है वो पीछे से मैं कंट्रोल कर लूँ, ऐसा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये है। तो रेलवे जो है उसमें और भी काम कर रही है, जैसे कि वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात की थी 2023 से, तो मिडिल और गरीब तबका है सोसाइटी का, उसके लिए यहाँ पर ये चीज़ें स्टार्ट की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि इनोग्रेट किया जाएगा एनर्जी वीक 2023 कर्नाटका के अंदर में फरवरी 2023 में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये देखिए फिलहाल अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो महाराष्ट्र और कर्नाटका वो लड़ रहे हैं, इसके पीछे रीज़न भी है, लड़ना बनता भी है, वरना दोनों जगह आप लोगों को एक ही सरकार देखने को मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे भी जो है बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे फिर भी लड़के हो रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोगों को वहाँ पर इलेक्शन देखने को मिलेंगे जल्दी ही, तो उसकी वजह से माहौल बनाना भी जरूरी हो जाता है कि कल को चलकर ये ना लगे अपना एरिया छोड़ दिया। और एक तरीके से राज्य के लोगों के अंदर में ट्रस्ट बनाए रखना भी जरूरी है। ठीक है, तेलंगाना जो है वो यहाँ पर उसके द्वारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर अभी 7,600 करोड़ रुपए यहाँ पर इनके द्वारा फार्मर्स को दिए गए, किसके तहत, यह रायथू बंधु स्कीम। ठीक है, तो जिसे पीएम किसान स्कीम है उसी के पैटर्न में रायथू बंधु स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर कोई पूछे तो कन्फ्यूज आना इसको लेकर आप लोगों को नहीं है। ठीक है, तो बेसिक है, कई बार मैच करने के लिए भी आ जाती है, तो माइंड में क्लैरिटी रखनी है। ठीक है, और ये मैप बेस्ड लोकेशन जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन बने तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये मत बोलना क्वेश्चन कहाँ से आ गया, भाई साहब यहाँ से आ गया। ध्यान से पढ़ो और इंजॉय करो। इकोनॉमी की फील्ड की यहाँ पर वन लाइनर टाइप के हैं। जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड के द्वारा बोला गया कि वो खर्च करेगा 7,930 करोड़ रुपए प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत में। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर अभी फिलहाल हमारे देश के अंदर में ये स्कीम चलाई जा रही है, अगर कोई इस पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट करेगा तो उसको एक सपोर्ट टाइप में देखने को मिलेगा। तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड इसके लिए तैयार है। नेट जो डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि जो पैसा आप लोग डायरेक्ट सरकार को पे करते हो, वो वाला जो डायरेक्ट टैक्स है 20% इसमें बढ़ाई देखने को मिली है। और ग्रोस रिवेन्यू जो टोटल रिवेन्यू आया वहाँ पर उसमें 26% की बढ़ाई देखने को मिली है। तो सरकार के लिए अगर टैक्स अच्छा इकट्ठा हो रहा है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था अच्छी है, तो उसके चलते पॉजिटिव नोट आप लोग देख सकते हैं। अभी आप लोगों ने एक चीज़ देखी यहाँ पर पर्टिकुलर, अभी अगर बात की जाए जो फ्लिपकार्ट है उसको यहाँ पर एक तरीके से नोटिस इशू किया गया सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा। रीज़न क्या था, रीज़न यह था कि वहाँ पर अभी तेजाब बेचा गया और उस तेजाब को फेंक कर यहाँ पर एक लड़की का चेहरा खराब करने की एक भरपूर कोशिश की गई और कई सारा पोर्शन जो है उसका जला भी उस पर्टिकुलर तेजाब से। तो जब पता चलाया गया कि भाई साहब तेजाब ऐसे बेचना तो अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर ये तेजाब आया कहाँ से, तो इसी के चलते यहाँ पर ये फ्लिपकार्ट को नोटिस इशू किया गया कि ऐसे आप लोग कैसे कर सकते हैं, किसी की जान तक जा सकती है, उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो कई सारे केसेस भी, जैसे लक्ष्मी केस के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी सुप्रीम कोर्ट में, तो तेजाब जो है एक पर्टिकुलर आइडेंटिफाई पर्सन को ही बेचना है, उसके चलते पर्पज का पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं भी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे। तो इसके चलते यहाँ पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो लगाम कसने की कोशिश कर रही है। नॉर्थ कोरिया मजे में है, उसने सोचा मजा नहीं आ रहा कैसे शांति चल रही है, तो उसने क्या किया, 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर डाला। ये कौन बता रहे हैं, सियोल साउथ कोरिया, जो कि आंखें गड़ाए बैठा है कि आखिर ये क्या क्या करेगा, वो ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बता रहा है। ठीक है, 3 डेट में मैं जाता हूँ प्रपोज करने और तुम जो है पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक देना। ठीक है, वही वाली बात है। यूएन नेचर डील के तहत यहाँ पर बात की जा रही है प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एटलीस्ट 30% ऑफ प्लानट बाय 2030, यानी कि ये बात बोली गई यहाँ पर इसके तहत में कि 2030 तक का 30% प्लानट जो है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। 30 by 30 जो आप लोगों को मुद्दा भी देखने को मिला था,
तो उसमें था कि जमीन और पानी दोनों को प्रोटेक्ट करेंगे। यूरोपियन यूनियन एक डील पर पहुंच रहे हैं ताकि कार्बन मार्केट को रिफॉर्म किया जा सके। तो ये देखते हैं कितना रिफॉर्म कर पाते हैं। रिफॉर्म होगा अच्छी बात है, नहीं तो हम तो यहीं सपोर्ट करने के लिए, करो तुम रिफॉर्म, हम तुम्हारे साथ हैं नेताजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वही वाली बात है। ओके, बाकी यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के सामने छोटे छोटे से क्वेश्चन है। बेसिकली छोटू कौन बनेगा करोड़पति, तो ये आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों के बन जाते हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो COP 15 जो है, ये अभी किसके द्वारा होस्ट की गई? चाइना, स्वीडन, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया? क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन सी कंट्री के द्वारा फीफा वर्ल्ड कप जो है वो अभी जीता गया है। आप लोगों को ये बताना है कि किसको हरा के जीता गया है। तो देखता हूँ कौन बताता है। फ्रांस, अर्जेंटीना, इंग्लैंड या फिर मोरक्को? नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये है सेला पास के बारे में। तो ये टनल जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर आसाम के अंदर में। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि रायथू बंधु, ये एक स्कीम है किस पर्टिकुलर राज्य की? केरला, तेलंगाना, कर्नाटका या फिर उड़ीसा? सी सेट का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कर कर इसको अटेम्प्ट करो आप लोग यहाँ पर, और ये बेसिकली आप लोगों का रेशियो प्रोपोर्शनल क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसको अटेम्प्ट करो, इसके बाद में फिर आप लोगों को आंसर बताया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों के सामने है जो ये है रिवर, कोटनी रिवर, ये तो कवर की थी ना, सॉरी यार, ये चलो इसका रिवीजन कर लीजिए आप लोग यहाँ पर। ठीक है, एग्जैक्ट मैंने आप लोगों को बताया था ना, यहाँ पर ये कोटनी रिवर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेशनल पार्क भी है, कहाँ पर है ये आप लोग को कनाडा के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, टोटल जो इसकी लेंथ है वो 780 किलोमीटर के करीब आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर इसकी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में हल्का सा आइडिया कम से कम आप लोग जरूर रखिएगा। अभी एक बार आंसर देख लेते हैं इन क्वेश्चंस के, फिर इसके बाद में आप लोगों को मैं बताऊंगा बेसिकली आज की वोकेबलरी, जिसके ऊपर आप लोगों को सेंटेंस फॉर्म करने। ये जो अभी कॉन्फ्रेंस है ये कनाडा में देखने को मिली, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात भी की थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से बन जाते हैं डायरेक्ट कि हाँ छोटे छोटे क्वेश्चन की बताइए कहाँ पर हुई है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये किस तरीके से क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को देखने को मिली। ठीक है, तो ये 30 जो आप लोगों को देखने को मिला 30/30 वाला कॉन्सेप्ट मैंने, कि 30% वाटर 30% जो लैंड है उसको प्रोटेक्ट करना है बायोडाइवर्सिटी को, तो उससे रिलेटेड है यहाँ पर। और पैसा भी इकट्ठा करना है, मैंने बोला था कि $200 बिलियन 2030 तक का इकट्ठा करना है। तो कनाडा में ये सारी कस्में खाई गई। ठीक है, कसम धर्म। कौन सी कंट्री ने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। किसको हरा के जीता? फ्रांस को हरा के जीता, ये याद रखिएगा। सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में, जो अभी मैंने लोकेशन भी आप लोगों को दिखाई थी, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। रायथू बंधु जो उड़ीसा, ये किसकी स्कीम है? तो ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया है डिटेल में। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं। तो उसको जैसे कि अभी आप लोगों को पढ़ाया इसके बारे में मैंने, तो किससे रिलेटेड है यहाँ पर? रायथू बंधु स्कीम तेलंगाना से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कन्फ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए। सी सेट का जो क्वेश्चन है इसका आंसर है आप लोगों के सामने ए। ठीक है, 30 और 17 का आप लोगों को यहाँ पर रेशियो नजर आएगा। तो ये था बेसिक। अब आप लोगों के सामने है आज की वोकेबलरी, जो वर्ड होते हैं उनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करने हैं। आप लोग की इंग्लिश यहाँ से इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है किसके बारे में? प्रोक्सी के बारे में। मैंने कहते हैं कई बार कि मेरी प्रोक्सी लगा देना, तो प्रोक्सी मतलब एक तरीके से वो आप लोग का प्रतिनिधित्व करना जाता है क्लास के अंदर में कि हाँ ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो एक तरीके से प्रोक्सी का मतलब होता है एक तरीके से कि मुझे प्रेजेंट करने वाला। ठीक है, तो और एक तरीके से बोलेंगे द ऑथोरिटी टू प्रेजेंट समवन एल्स, यानी कि उसकी प्रोक्सी लगा देना है कि जो भी आवाज़ में बोलना यस सर, यस मैम है सुना याद आ रहा है कुछ है, तो वही प्रोक्सी है यहाँ पर ये एक तरीके से। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर, ये है स्टॉक। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं नितांत, या फिर देखने में या फिर रूपरेखा में गंभीर, या फिर उन्हें कहते हैं डिफरेंट, कुछ डिस्टिंक्ट दिखाई देता है, तो ये आप शब्द यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बीसेट यानी कि एक तरीके से टूट पड़ना आप लोग बोल सकते हैं, ट्रबल में पड़ जाना, या किसी तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि किसी समस्या का एक या कठिनाई के कारण किसी ऐसी प्रॉब्लम में एक तरीके से ना, जो आप लोग बोल सकते हैं कि कहीं पर कि एक बहुत ही ज़्यादा अटैक हो जाना, ये अटैक करना एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। कंटिन्यूस टाइप में एक तरीके से ना, एक आप लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं कि एक तरीके से हरास कर देना भी एक तरीके से शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पर लेकिन जब अपोजिट में जाता है तो वो ये प्रोटेक्ट, डिफेंड वगैरह, ये शब्द आप लोग यहाँ पर इसके देख सकते हैं।
हमारे जो सैनिक है वो चाइनीज सेना पर टूट पड़े, ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अपोनोमिस ये एक तरीके का नाम स्रोत आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर चीज से किसी पर्टिकुलर नाम का देना, ठीक है, किसी का टाइटल नहीं दे देना किसी के नाम से, तो ये एक तरीके से सेल्फ टाइटल भी आप लोग इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इस वर्ड को अपोनोमिस के तौर पर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ को अपना नाम देना, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं किसी व्यक्ति के नाम से दे देना, ठीक है, जिसको जानने लगे अच्छा उससे रिलेटेड है ये, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ये फ्लिप, यानी कि एक तरीके से इसको शब्द को अगर बात की जाए तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग शब्द है। नॉर्मली अगर आप लोग जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आप लोग कनेक्टेड है तो फ्लिप फ्लॉप करके आप लोगों ने सुना होगा शब्द, उसी से रिलेटेड आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बात की जा रही है फ्लिप एक तरीके से मतलब कि स्टिमुलस, किसी चीज़ को बूस्ट देने वाली, इंक्रीज करने वाली, या फिर नहीं किसी एक तरीके से इंसेंटिव देना, एक तरीके सपोर्ट प्रोवाइड कराना, वो आप लोग बोल सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग शब्द है यहाँ पर ये, ठीक है। आज के जो SLV कमांडो हैं KDS न्यूज़, शानदार तरीके से इनके द्वारा आंसर दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही डिटेल में। तो यहाँ पर इसी के साथ में आप लोग ये देखें यहाँ पर आंसर यहाँ पर है, और अपना क्या क्या ये शेड्यूल फॉलो करने हैं वो भी यहाँ पर दे रखा है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे कि अपने आप को रिव्यू किया इन्होंने काफ़ी अच्छे से, ठीक है। डिसिप्लिन टेस्ट में कितने मार्क्स हैं, बाकी किस तरीके से ये अपना गोल अचीव कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी लापरवाही नहीं बढ़ती है। तो ये अच्छा लगा, अपने लिए आप लोग लॉयल हो, ये जानकर अच्छा लगता है, ठीक है। पर्सन जो है यहाँ पर मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर, तो ये बिस्मिल खान साहब के बारे में आप लोगों से पूछा गया था। देख सकते हैं हिंदुस्तानी जो क्लासिकल शहनाई के प्लेयर थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, और इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारी वो पर्सनैलिटी हैं जो कि भारत रत्न अवॉर्डी पर्सनैलिटी हैं, जिनके बारे में डिस्कस किया इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से डिटेल में यहाँ पर इनके बारे में बताया, ठीक है। तो भारत रत्न 2001 में मिला इनको, बाकी और क्या क्या अवार्ड हैं वो सारे यहाँ पर आप लोग देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो कैसा लगा आज का ये डिस्कशन जरूर बताएगा। और देखो यार, जिंदगी आपकी है, सुधारनी भी आपको है, तो इसलिए आपको ही डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अगर मॉर्निंग में सही टाइम पर अपनी चीज़ें आप लोग निपटा लेते हैं तो सारा दिन अच्छा जाता है। तो इसलिए कोशिश करो अपनी जो है मॉर्निंग अच्छी रखो, बाकी सारी चीज़ें अच्छी चलने लगेगी। आई होप कि माइंड में चीज़ें समझ में आ रही होगी, और सारी चीज़ें अच्छी चलने का मतलब है कि आप लोग मोटिवेशन में रहोगे अच्छे से, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द डे यार, शानदार तरीके से दिन को एंजॉय करो। कोई भी कंफ्यूजन है तो बताना, उसको दूर किया जाएगा, और PDF टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।